Hello students, welcome back to this channel. We are going to discuss molecular basis of inheritance chapter in this video. ठीक है, तो सबसे पहले मैं बता देती हूँ कि इस चैप्टर का नाम ऐसा क्यों है. इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था वो चैप्टर प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन. तो उसमें ये सोचा जा रहा था कि क्या ऐसा चीज़ है जो कि पेरेंट्स जो है अपने बच्चों को, है ना, यानी कि अपने ऑफस्प्रिंग्स को इनहेरिट कर देते हैं. लेकिन वो चीज़ चलो ठीक है, उस समय मेंडल भाई साहब ने बता दिया, चलो ठीक है फैक्टर है. लेकिन अब सवाल उठता है कि वो जो फैक्टर है वो कौन सा मॉलिक्यूल है, क्योंकि बायो मॉलिक्यूल अलग अलग तरह के हो सकते हैं. वो प्रोटीन्स हो सकते हैं, वो कार्बोहाइड्रेट हो सकते हैं, वो न्यूक्लिक एसिड हो सकते हैं, वो फैट हो सकते हैं. तो उस टाइम तो ये पता नहीं था ना, क्या लोग सोच सकते थे ना कि क्या फैट है क्या जो पेरेंट्स अपने बच्चों को देते हैं. आज हम लोग ये सुनेंगे कि फैट देते हैं तो हम लोग शायद इस चीज़ में हंसेंगे, लेकिन उस टाइम में पता नहीं था. तो हम लोग जो है इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि साइंटिस्ट लोग मॉलिक्यूल डिस्क्राइब करना चाह रहे थे, यानी कि डिस्कवर करना चाह रहे थे कौन सा मॉलिक्यूल जो है वो आगे जाके मतलब उसका नेचर क्या है. ठीक है, तो मेंडल के टाइम पे उन फैक्टर्स का नेचर जो है वो नहीं था क्लियर. वो यहाँ पे लिखा हुआ क्लियर नहीं था. तो फिर 100 ऑफ ईयर्स का टाइम लगा और फिर अल्टीमेटली जो है हम लोग ये रियलाइज़ कर चुके हैं कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल है ना, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म का, मेजोरिटी का. कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स भी हैं जिसमें आरएनए जेनेटिक मटेरियल है, जैसे वायरसेस में फॉर एग्जांपल टोबैको मोजाइक वायरस. खैर, तो यहाँ पर डीएनए और आरएनए को एज अ केमिकल मतलब उनका प्रॉपर स्ट्रक्चर वगैरह भी डिस्कस किया हुआ है. ठीक है, तो डीएनए और आरएनए दो तरह के न्यूक्लिक एसिड्स हैं. ठीक है, डीएनए जो है जेनेटिक मटेरियल है मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म का, मैक्सिमम वाले का. आरएनए भी है कुछ वायरसेस में है. कौन से वायरसेस में है, जैसे मैंने बताया टोबैको मोजाइक वायरस में. लेकिन आरएनए का खाली एक जेनेटिक मटेरियल वाला फंक्शन नहीं है. अगर वो मैसेंजर आरएनए एमआरएनए तो मैसेंजर की तरह एक्ट कर सकता है. अगर वो राइबोसोमल आरएनए है तो वो स्ट्रक्चरल आरएनए की तरह एक्ट कर सकता है. और अगर वो टी आरएनए है, ट्रांसफर आरएनए है, तो वो एक एडाप्टर मॉलिक्यूल की तरह भी जो है वो एक्ट कर सकता है. अगर वो 23S राइबोसोमल आरएनए है, यानी कि 23S आरआरएनए है, तो वो एक राइबोजाइम इंजाइम की तरह भी एक्ट कर सकता है. तो यहाँ लिखा हुआ है ना, कैटालिटिक मॉलिक्यूल इंजाइम की तरह भी एक्ट कर सकता है. ठीक है, क्लास 11th में बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर में तुमने ना इस न्यूक्लिक एसिड्स और न्यूक्लियोटाइड्स के बारे में एज ए पढ़ लिया है कि जो न्यूक्लिक एसिड है वो बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स के मिलने से बना है. तो न्यूक्लियोटाइड्स हो गए मोनोमर, ये एक न्यूक्लियोटाइड, ये एक न्यूक्लियोटाइड, और बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड के मिलने से बनने वाला ये चेन, ये हो गया न्यूक्लिक एसिड. ठीक है, फिर हम लोग ये भी जानते हैं कि डीएनए से ही आरएनए बन सकता है ना. तो डीएनए से आरएनए बनने के प्रोसेस क्या बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन. और आरएनए से फिर प्रोटीन बनता है, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, ट्रांसलेशन. ठीक है, तो प्रोटीन में अमीनो एसिड्स का सीक्वेंस क्या होगा, है ना, जैसे इंसुलिन. तो इंसुलिन एक प्रोटीन है. प्रोटीन इसमें जो है तुमको दो प्रोटीन चेन्स देखने को मिलते हैं, चेन ए और चेन बी, एक एक्टिव इंसुलिन में. तो कौन सा फर्स्ट अमीनो एसिड है, कौन सा सेकंड है, तो ये सारी चीज़ें जो है कौन डिसाइड करता है, डीएनए ही डिसाइड करता है. ठीक है, अब यहाँ पे ना डीएनए के बारे में दिया हुआ है, तो यहाँ पे तुमको 3 चीज़ें याद रखनी है, सॉरी एक्चुअली 4 चीज़ें याद रखनी है. सबसे पहले एक बैक्टीरियोफेज है जिसको हम बोलते हैं 5174. बैक्टीरियोफेज मतलब जानते होगे बैक्टीरिया को खाने वाला, है ना, वायरस. तो इस वायरस का नाम है 5174. इसके न्यूक्लियोटाइड्स का नंबर याद रखना है 5386. ये एग्जाम में आ सकता है, चाहे तुम नीट दे रहे हो, बोर्ड्स दे रहे हो. उसके अलावा दूसरा बैक्टीरियोफेज लैम्डा. तो लैम्डा फेज में तुमको याद रखना है कितने बेस पेयर्स है, 48,502, 48502. ई कोलाई का तो सबको याद रहता है, 4.6 × 10⁶ बेस पेयर. और ह्यूमन डीएनए का 3.3 × 10⁹ बेस पेयर. तो ये डीएनए के बारे में यहाँ इस पैराग्राफ से ये 4 चीज़ें तुमको याद रखनी है. ठीक है, चलो अब यहाँ पे आते हैं. तो स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन. तो इस चीज़ को समझने के लिए हम लोगों को थोड़ा देखना पड़ेगा कि क्या होता है न्यूक्लियोटाइड और उस न्यूक्लियोटाइड से कैसे बनता है न्यूक्लिक एसिड. तो मैंने एक वीडियो यहाँ पे लगा दिया, उससे तुमको ये पूरा समझ में आ जाएगा. तो ये पूरी चीज़ जो है वहाँ पे समझ में आ जाएगी तुमको. सो हेलो स्टूडेंट्स, अब हम लोग आज इस टॉपिक को डिस्कस कर लेते हैं, जो कि हमारे बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और हमारे मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस चैप्टर पॉइंट ऑफ व्यू, दोनों से इम्पॉर्टेंट है. यहाँ हम लोग डिस्कस करने वाले हैं न्यूक्लिक एसिड्स के जो मोनोमर्स होते हैं, यानी कि न्यूक्लियोटाइड्स. न्यूक्लियोटाइड्स को यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे. अगर आप क्लास 11th में हो तो बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर जो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है. 12th में हो तब तो इंपॉर्टेंट है ही जेनेटिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से. ठीक है, देखो न्यूक्लियोटाइड्स जो है न्यूक्लिक एसिड के मोनोमर्स होते हैं. न्यूक्लिक एसिड बोले तो क्या, न्यूक्लिक एसिड से मेरा मतलब है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड या फिर राइबो न्यूक्लिक एसिड, यानी कि डीएनए और आरएनए. और डीएनए और आरएनए क्या है, ये सारे जो है यानी कि जो न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं ये सारे होते हैं पॉलीमर. पॉलीमर मतलब क्या होता है, छोटे छोटे यूनिट्स के मिलने से बनने वाली चीज़ें. ये छोटे छोटे यूनिट्स के मिलने से बना है. तो ये पूरा जो भी चीज़ मैंने बनाया ये है पॉलीमर. लेकिन इस पॉलीमर में जो एक छोटा सा मैंने ये राउंड सा स्ट्रक्चर ये जो बनाया, तो एक जो ये राउंड सा स्ट्रक्चर है, ये वाला स्ट्रक्चर है, ये वाला स्ट्रक्चर है, ये सारे क्या हो गए इसके मोनोमर. तो वही मैंने बताया कि पॉलीमर जो है यहाँ पे न्यूक्लिक एसिड है, यानी कि डीएनए और आरएनए. और इसका जो छोटा छोटा यूनिट है मोनोमर है वो है न्यूक्लियोटाइड.
तो अब हम लोग डीएनए और आरएनए को अगर ढंग से समझना चाहते हैं तो उसके लिए हम लोगों को न्यूक्लियोटाइड्स को ढंग से समझना होगा, ठीक है। तो अब सबसे पहले आते हैं कि न्यूक्लियोटाइड जो है वो होता क्या है। तो मैंने ऊपर लिख दिया न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, कि एक न्यूक्लियोटाइड जो है वो जो न्यूक्लिक एसिड है उसका मोनोमर होता है। लेकिन एक न्यूक्लियोटाइड खुद किसके मिलने से बनता है? तो एक न्यूक्लियोटाइड जो है वो टोटल 3 चीज़ों के मिलने से बनता है। या इसको अगर हम लोग थोड़ा सा ब्रॉडली क्लासीफाई पहले कर देते हैं, तो एक न्यूक्लियोटाइड 2 चीज़ों के मिलने से बनता है, एक न्यूक्लियोसाइड और दूसरा फॉस्फोरिक एसिड यानी फॉस्फेट ग्रुप। और एक न्यूक्लियोसाइड को जब हम लोग देखेंगे तो ये 2 चीज़ों के मिलने से बनता है, नाइट्रोजनस बेस और पेंटोज शुगर, ठीक है। तो अब हम लोग अगर बारी बारी से इन सबको डिस्कस कर लेंगे कि भैया जो हमारा नाइट्रोजनस बेस है वो क्या है, पेंटोज शुगर क्या है, फॉस्फोरिक एसिड क्या है, तो हम लोगों को ये न्यूक्लियोटाइड समझ में आ जाएगा, ठीक है। और फिर न्यूक्लिक एसिड भी समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करती हूँ पेंटोज शुगर से। ये जो पेंटोज शुगर है वो क्या है? तो पेंटोज शुगर मतलब होता है 5 कार्बन का शुगर। अब 5 कार्बन का जो शुगर है वो हमको राइबोज और राइब्यूलोज ये दोनों देखने को मिलता है ना। राइबोज में क्या होता है ना, एल्डिहाइड ग्रुप होता है, राइब्यूलोज में कीटोनिक ग्रुप होता है। लेकिन अगर हम लोग डीएनए और आरएनए पढ़ने जा रहे हैं तो हम लोगों को राइब्यूलोज का कोई काम नहीं, हमको यहाँ पे राइबोज का काम है। और राइबोज में जैसे मैंने बताया इसमें एल्डिहाइडिक ग्रुप होता है, एल्डिहाइड ग्रुप, यानी कि यहाँ पे CHO वाला फंक्शनल ग्रुप देखने को मिलता है। अब एक्चुअल में डीएनए और आरएनए इन दोनों का नाम अगर तुम डिकोड करोगे तो यहाँ पे इसका फुल फॉर्म है डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड और इसका क्या नाम है, राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है वो नाम से ही तुमको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे डीऑक्सी राइबोज शुगर है और यहाँ पे राइबोज शुगर है। तो अब राइबोज शुगर तो मैंने तुमको यहाँ पे बता ही दिया है कि राइबोज शुगर में कितना कार्बन होता है, 5 कार्बन होता है। तो फिर यहाँ पे राइबोज में मैंने डीऑक्सी राइबोज और राइबोज ये 2 क्यों लिखा? तो देखो यार, डीऑक्सी राइबोज और राइबोज शुगर इन दोनों में क्या डिफरेंस है। सबसे पहले तुमको समझना होगा कि राइबोज शुगर क्या है। तो राइबोज शुगर 5 कार्बन का 1 2 3 4 5 5 कार्बन का ये शुगर है जिसमें तुमको फंक्शनल ग्रुप लगाना है एल्डिहाइड। ऑब्वियस सी बात है, एल्डिहाइड हमेशा फर्स्ट कार्बन पे लगा होता है और बाकी सारे कार्बन पे जो है एक अल्कोहलिक ग्रुप तुमको लगाना है। तो यहाँ पे भी मैंने सारे बाकी कार्बन पे अल्कोहलिक ग्रुप लगा दिया है। कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए मैं रिक्वायर्ड नंबर ऑफ हाइड्रोजन सब पे लगा दे रही हूँ। तो ये मैंने कम्प्लीटली बना दिया है एक राइबोज शुगर। तुमको करना क्या है कि राइबोज शुगर जैसा तुमने बनाया है, इस राइबोज शुगर का जो ये सेकंड नंबर कार्बन है, ये सेकंड नंबर कार्बन है, इस पे से तुमको करना क्या है ना, OH ग्रुप हटा देना है। तो अगर इसमें OH ग्रुप की कमी होगी राइबोज शुगर में तो वो बन जाएगा डीऑक्सी राइबोज शुगर। तो वो मैं यहाँ पे डायरेक्टली बना देती हूँ। 3 4 5 कार्बन मैंने बना दिया। 5 कार्बन में जो पहला वाला कार्बन है इसमें मैंने एल्डिहाइड ग्रुप लगा दिया है। सेकंड कार्बन पे दोनों साइड H रहेगा, OH नहीं रहेगा। बाकी सारे कार्बन पे ऐसे OH रहेगा, ठीक है। यहाँ पे डायरेक्टली H2 लिख दे रही हूँ, H। तो ये हो गया डीऑक्सी राइबोज शुगर क्योंकि सेकंड नंबर कार्बन पे OH ग्रुप नहीं है, H है। और ये हो गया राइबोज शुगर। तो डीऑक्सी राइबोज शुगर मिलता है डीएनए में और राइबोज शुगर मिलता है आरएनए में। तुमने सुना होगा कि आरएनए ज़्यादा रिएक्टिव होता है, डीएनए जो है कम रिएक्टिव होता है, डीएनए ज़्यादा स्टेबल होता है। क्यों स्टेबल होता है? क्योंकि यहाँ पे ना एक ज़्यादा रिएक्टिव वाला जो एटम है यानी कि जो ग्रुप है हाइड्रोक्सी ग्रुप वो नहीं है। तो एक रिएक्टिव ग्रुप की कमी है इसलिए ये स्टेबल होता है और आरएनए अनस्टेबल होता है, जिसकी वजह से आरएनए जो है वो कम ही ऑर्गेनिजम्स का एज अ जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है। कुछ वायरसेस का होता है जैसे टोबैको मोजाइक वायरस, ये सब का खाली होता है। बाकी मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिजम्स का जो जेनेटिक मटेरियल है वो डीएनए है, आरएनए नहीं है, क्योंकि उसमें स्टेबल वाला शुगर पाया जाता है, ठीक है। तो अगर तुमको ये शुगर वाली चीज़ समझ में आ गई, पेंटोज शुगर वाली, तो मैंने यहाँ पेंटोज शुगर का लीनियर स्ट्रक्चर बनाया। अब मैं तुमको यहाँ पे पेंटोज शुगर का थोड़ा साइक्लिक स्ट्रक्चर बना के दिखा दे रही हूँ क्योंकि अल्टीमेटली तुमको साइक्लिक स्ट्रक्चर करना है। तो देखो ये मैंने बनाया था 1 2 3 4 5। पहले राइबोज शुगर बना लेते हैं। राइबोज शुगर में लीनियर स्ट्रक्चर तो मैंने बना दिया, सीधे साइक्लिक बना के दिखा दे रही हूँ। साइक्लिक स्ट्रक्चर जो है वो कुछ इस तरह का बनता है, ठीक है। तो साइक्लिक स्ट्रक्चर जो हम बनाने जा रहे हैं
इसमें भी मेरे को 5 कार्बन देखने को मिलेगा। ये हो गया कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4, कार्बन नंबर 5। ये मैंने बनाया है एक 5 कार्बन का शुगर। अब ये राइबोज भी हो सकता है और डीऑक्सी राइबोज भी हो सकता है। तो मैं दोनों का यहाँ पे तुमको बना के दिखा दे रही हूँ। CH2OH यहाँ पे भी 5 कार्बन मैंने बना दिया है। यहाँ पे मैं नंबर भी लिख दे रही हूँ तुम लोगों को। 1 2 3 4 5। अब देखो, किसी एक को बनाना है राइबोज, किसी एक को बनाना है डीऑक्सी राइबोज। तो हम जानते हैं कि अगर हम यहाँ पे डीऑक्सी राइबोज शुगर बनाएंगे तो यहाँ पे सेकंड नंबर कार्बन पे हमको कोई भी OH देखने को नहीं मिलेगा, H ही देखने को मिलेगा। अगर हम राइबोज शुगर बनाएंगे तो यहाँ सेकंड नंबर कार्बन पे मेरे को एक OH देखने को मिलेगा और बाकी सारे कार्बन पे तो OH था ही। ठीक है, OH H OH H। तो अगर तुम साइक्लिक स्ट्रक्चर में डिफरेंस देखना चाहते हो तो तुम यहाँ पे देख सकते हो कि डीऑक्सी राइबोज शुगर में सेकंड नंबर कार्बन पे कोई भी OH नहीं है, जबकि राइबोज शुगर में सेकंड नंबर कार्बन पे OH है। तो ये मैंने साइक्लिक स्ट्रक्चर भी बना दिया है डीऑक्सी राइबोज का और राइबोज का। और यहाँ ऊपर अभी मैंने जो है साइक्लिक नहीं बल्कि इनका लीनियर स्ट्रक्चर बनाया था। ये देखो, ये डीऑक्सी राइबोज का लीनियर स्ट्रक्चर है और ये राइबोज का लीनियर स्ट्रक्चर है। अगर तुमको लीनियर से साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाना सीखना है तो उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगी कैसे कार्बोहाइड्रेट का लीनियर से साइक्लिक स्ट्रक्चर बनता है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं मैंने तुम्हारा पेंटोज शुगर डिस्कस कर लिया है, 5 कार्बन का शुगर यानी कि राइबोज और डीऑक्सी राइबोज। अब आते हैं फॉस्फोरिक एसिड पे। ये बहुत आसान है यार। फॉस्फोरिक एसिड तो जानते ही हो, H3PO4 होता है। फॉस्फोरिक एसिड का स्ट्रक्चर अगर नहीं पता है तो बहुत ख़राब बात है यार। फॉस्फोरिक एसिड बहुत आसान है। देखो, मैं यहाँ फॉस्फोरिक एसिड भी बना दे रही हूँ। ठीक है, फॉस्फोरिक एसिड यहाँ बना दे रही हूँ। तो H3PO4 का जो स्ट्रक्चर होगा कैसा होगा कि हमारा यहाँ पे OH 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 3 OH ग्रुप होगा और एक डबल बॉन्ड होगा फॉस्फेट पे। तो एक फॉस्फेट, 1 2 3 4 4 ऑक्सीजन है ना, और 3 हाइड्रोजन है यहाँ पे। तो H3PO4 तुम्हारा बन के रेडी है। अब आते हैं जो मेजरली लोगों को प्रॉब्लम होती है, प्यूरीन और पायरिमिडीन के स्ट्रक्चर से बच्चों को है ना प्रॉब्लम होती है। तो मैं यहाँ पे प्यूरीन और पायरिमिडीन दोनों डिस्कस कर देती हूँ, क्योंकि हमारा अगला टॉपिक क्या है ना, अगला टॉपिक है हमारा नाइट्रोजनस बेस, क्योंकि पेंटोज शुगर हो गया और फॉस्फोरिक एसिड हो गया। तो चलो आते हैं नाइट्रोजनस बेस पे। देखो, ये जो नाइट्रोजनस बेस है ये 2 तरह के हो सकते हैं, या तो ये प्यूरीन हो सकते हैं या फिर ये पायरिमिडीन हो सकते हैं। ठीक है, बेसिक चीज़ समझो। अगर तुमको 6 कार्बन का तुमने बेंजीन देखा होगा, तो बेंजीन रिंग क्या होता है? बेंजीन रिंग 6 मेंबर्ड रिंग होता है, इस तरह का होता है। हाँ, यहाँ पे डबल बॉन्ड होते हैं। ठीक है, प्यूरीन में तुमको क्या करना है, प्यूरीन में एक 6 मेंबर का रिंग बनाना है, बेंजीन टाइप का ही बना देना है। याद रखना, डबल बॉन्ड जैसे मैंने बनाया है इस वाले पोजीशन पे डबल बॉन्ड होगा ही, इस चीज़ को तुम याद रखना। तो एक 6 मेंबर का रिंग बनाओगे और इसके साथ, इस 6 मेंबर रिंग के साथ तुमको एक जो है 5 मेंबर का रिंग इसमें लगा देना है। तो टोटल इसमें जो है ना, ये दोनों मेंबर तो कॉमन हो गए। टोटल कितने मेंबर्स हो गए इस रिंग में वो आप देख सकते हो। पहला मेंबर कहीं से भी काउंट कर लो, है ना। तो हम लोग काउंट करना स्टार्ट करते हैं। जैसे ये हमारा फर्स्ट मेंबर हो गया, ये हमारा जो हो गया सेकंड मेंबर और थर्ड मेंबर, फोर्थ मेंबर, फिफ्थ मेंबर, सिक्स्थ मेंबर, 6 मेंबर हो गए इस रिंग में, 6 वाले। और फिर इसमें हम जो है वापस इन दोनों मेंबर को काउंट नहीं करेंगे, क्योंकि ये दोनों मेंबर हमने पहले ही काउंट कर लिए हैं। ठीक है, तो इसमें हम काउंट करेंगे 6 मेंबर इधर हो गए, यहाँ पे 7 8 और 9। तो टोटल 9 मेंबर्ड रिंग होता है हमारा प्यूरीन रिंग। ठीक है, प्यूरीन रिंग में तुमको करना क्या है, डबल बॉन्ड्स भी लगाने हैं। तो डबल बॉन्ड जैसे मैंने इस 6 मेंबर रिंग में बना दिया है, इधर जो 5 मेंबर रिंग है इसमें भी डबल बॉन्ड लगाने। तो देखो, तुमने यहाँ डबल बॉन्ड लगा दिया ना, यहाँ पे तुमने डबल बॉन्ड लगा दिया। तो अब इसके जस्ट बगल वाले पोजीशन यहाँ नहीं लगा सकते हो, यहाँ डबल बॉन्ड लगा दो। यहाँ नहीं लगा सकते हो, अल्टरनेट करके लगाना। तो यहाँ नहीं लगा सकते हो, यहाँ लगाने का तुम्हारा मन कर रहा होगा, लेकिन यहाँ भी तुम नहीं लगाओगे। इन केस मैंने यहाँ एक डबल बॉन्ड लगा दिया तो इस पर्टिकुलर कार्बन पे 1 2 3 4 5 बॉन्ड हो जाएंगे। और कार्बन कभी भी 5 बॉन्ड नहीं बनाता, उसकी वैलेंसी ही 4 होती है। तो मैंने तुमको प्यूरीन बनाने का एक तरीका दिखा दिया है। फिर से समझो, प्यूरीन जो है ना, एक प्यूरीन कितने मेंबर का रिंग होता है? 9 मेंबर्ड रिंग होता है। टोटल 9 मेंबर होते हैं, जिसमें तुमको एक तरफ ये 6 मेंबर का रिंग बनाना है और दूसरी तरफ ये 5 मेंबर का रिंग बनाना है। बेंजीन की तरह यहाँ पे अल्टरनेट पोजीशन पे डबल बॉन्ड, और यहाँ पे भी तुमको है ना, यहाँ चूँकि डबल बॉन्ड तुमने दे दिया है तो इसके जस्ट बगल इस पोजीशन में नहीं दे सकते, अल्टरनेटिवली देना है। यहाँ पे एक डबल बॉन्ड दे दिया, फिर यहाँ नहीं दे सकते हो, यहाँ देने का तुम्हारा मन करेगा लेकिन यहाँ भी नहीं दे सकते। इन केस मैंने यहाँ डबल बॉन्ड दे दिया तो इस पर्टिकुलर कार्बन पे 5 बॉन्ड हो जाएंगे। समझ में आया? तो प्यूरीन पायरिमिडीन का मैंने एकदम रॉ स्ट्रक्चर बनाना अभी तुमको दिखाया है। यहाँ पे नाइट्रोजन भी होता है, तो नाइट्रोजन मैं तुमको 2 मिनट के बाद लगाना सिखाऊंगी। ठीक है, आते हैं पायरिमिडीन में। तो प्यूरीन में कितना मेंबर रिंग होता है तुमको याद रखना, 9 मेंबर रिंग होता है वैसे भी। और पायरिमिडीन में तुमको बस एक 6 मेंबर का रिंग बनाना है, दैट्स इट। तो देखो, मैंने यहाँ पे 6 मेंबर का एक रिंग बना दिया है और यहाँ पे तुमको सेम वही काम करना है, अल्टरनेट पोजीशन पे डबल बॉन्ड बनाना है। तो यहाँ पे बना देना, फिर यहाँ छोड़ के यहाँ बना देना, यहाँ छोड़ के यहाँ बना देना। तो ये हो गया पायरिमिडीन। ठीक है, पायरिमिडीन कितने मेंबर का रिंग होता है? 6 मेंबर का रिंग होता है।
जबकि प्यूरीन जो होता है वो 9 मेंबर रिंग होता है। अगर तुमको इतना समझ में आया तो तुमने एक स्टेप जो है यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। अब मैं दूसरा पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे लिख देती हूँ। तुमको याद रखना है 1 3 7 9 है ना। 1 एक ऑड नंबर है, 3 एक ऑड नंबर है, 3 के बाद 5 आएगा, 5 मत लिखना, 7 9 ऐसे सीक्वेंस में तुमको अल्टरनेटिवली ऑड नंबर लिख देना है। और यहाँ जो है ये नंबर मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि प्यूरीन और पायरिमिडीन है तो नाइट्रोजनस बेस, तो यानी कि यहाँ पे नाइट्रोजन भी देखने को मिलेगा। तो ये जो नंबर मैंने लिखा है ये नाइट्रोजन का पोजीशन है, तुमको याद रखना है। तो देखो, तुमको एक और बात याद ये रखना है कि तुमको जब नंबरिंग करनी है तो उस केस में तुमको क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज घूमना है। तो जो प्यूरीन का जो ये 6 मेंबर का रिंग है पहला वाला, इसमें तुमको जो है क्लॉकवाइज नहीं एंटी क्लॉकवाइज घूमना है। तो नहीं, इस तरह से तुमको घूमना है नंबरिंग करते टाइम। और जो इसका 5 मेंबर रिंग है उसमें तुमको क्लॉकवाइज घूमना है। तो अगर तुमने इस 5 मेंबर रिंग में क्लॉकवाइज घूमे हो तो इधर जो ये पायरिमिडीन का 6 मेंबर रिंग है इसमें भी तुमको है ना इसके 5 मेंबर के रिंग की तरह ही क्लॉकवाइज ही घूमना है। फिर से सुनो मैंने क्या कहा, नंबरिंग करनी है, अभी यहाँ पे नंबर देना है। तो पहला वाला जो 6 मेंबर का रिंग है प्यूरीन में, इसको हम लोग एंटी क्लॉकवाइज लेके चलेंगे, जबकि ये जो 5 मेंबर का रिंग है इसमें क्लॉकवाइज लेके चलेंगे। और यहाँ पायरिमिडीन में भी क्लॉकवाइज हम लोग ले करके चलेंगे। ठीक है, अगर इतना समझ में आया तो तुमको याद रखना है ये बात कि तुमको यहाँ पे नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करनी है। ये जो पोजीशन होगा ये फर्स्ट पोजीशन होगा। ठीक है, अब चूंकि एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हैं तो सेकंड पोजीशन होगा, ये वाला थर्ड पोजीशन होगा, ये वाला है ना यहाँ पे 3 होगा, ये वाला 4th होगा, ये वाला 5th होगा, ये वाला 6th होगा, 6 हो गया। फिर इसमें घूमना है तो यहाँ से 7 8 9 क्लॉकवाइज घूमेंगे। तो ये नंबरिंग मैंने कर दी है, किसमें, ये मैंने नंबरिंग कर दी है हमारे प्यूरीन रिंग में। पायरिमिडीन में अगर तुमको नंबरिंग करनी है, जैसे प्यूरीन में यहाँ से स्टार्ट किया था, इस पोजीशन से स्टार्ट किया था, पायरिमिडीन में इस वाले पोजीशन से स्टार्ट करना है। तो ये हो गया 1, और चूंकि यहाँ पे क्लॉकवाइज घूमना है तो 2 3 4 5 और यहाँ पे 6, ऐसे हमने यहाँ पे नंबरिंग कर दी है प्यूरीन में और पायरिमिडीन में। अब नाइट्रोजन को यहाँ पे लगा लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे नीचे में नाइट्रोजन का यार नंबर लिख दिया है। ठीक है, नाइट्रोजन का नंबर लिख दिया यहाँ पे 1 3 7 9। तो देखो यहाँ फर्स्ट पोजीशन पे नाइट्रोजन लगा दो, थर्ड पोजीशन पे नाइट्रोजन लगा दो, 7th पे नाइट्रोजन लगा दो और 9th पे यहाँ पे नाइट्रोजन लगा दो। इस तरह से तुम्हारा ये प्यूरीन रिंग कंप्लीट हो गया है। और अब पायरिमिडीन पे आते हैं। तो पायरिमिडीन में हमको याद रखना है यहाँ पे 1 3 7 9 4 पोजीशन थे, यहाँ पे 1 और 3 बस है। तो फर्स्ट पे यहाँ पे नाइट्रोजन लगा दो और थर्ड पे बस यहाँ पे नाइट्रोजन लगा दो। कहानी ख़त्म हो गई है हमारी। ठीक है, एक बार फिर से यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। मैं फिर से यहाँ पे रॉ स्ट्रक्चर बना देती हूँ। मैंने क्या बोला था, प्यूरीन में तुमको 6 मेंबर ऐसे रिंग बनाना है और इसमें तुमको जो है इस तरह से 5 मेंबर रिंग जोड़ देना, और पायरिमिडीन में सिर्फ 6 मेंबर ऐसे रिंग बनाना है ना। तुमको क्या करना है, अल्टरनेट पोजीशन पे इस तरह से यहाँ पे डबल बॉन्ड जोड़ देने हैं, यहाँ पे डबल बॉन्ड ऐसे जोड़ देना है, बात खत्म। यहाँ पे भी तुमको इसी तरह से सीक्वेंस में अल्टरनेट पोजीशन पे डबल बॉन्ड जोड़ने थे। ठीक है, अब तुमको क्या करना था, यहाँ पे 1 3 7 9 ये पोजीशन याद रखना था, यहाँ पे 1 और 3 पोजीशन याद रखना था, है ना। और तुमको क्या करना था कि पहला वाला जो ये हमारा 6 मेंबर करेंगे इसमें तुमको एंटी क्लॉकवाइज घूमना था, इसमें क्लॉकवाइज और इसमें भी क्लॉकवाइज। ठीक है, यहाँ पे इस वाले पोजीशन को फर्स्ट से डिनोट करते हैं। तो फर्स्ट पे अगर है नाइट्रोजन तो थर्ड पे भी डालना है ना। तो ये सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया, थर्ड पे डाल दिया, 4th हो गया, 5th हो गया, 6th हो गया, ये 7 हो गया, ये 8 हो गया, ये 9 हो गया। तो 7th पे डाल देना, 9th पे डाल देना है। तो ये वाली कहानी मैंने प्यूरीन के लिए बताया था। पायरिमिडीन में मैंने बताया था कि यहाँ से जो है फर्स्ट काउंटिंग करनी है। तो ये जो है सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया, 1 और 3 पे यहाँ पे नाइट्रोजन लगा दो, फिर कहीं पे भी नाइट्रोजन मत लगाओ, 4 5 6। तो ये हमारा हो गया पायरिमिडीन। तो प्यूरीन और पायरिमिडीन अगर तुमको समझ में आया तो अब तुमको जो है एडेनिन गुआनिन बाकी जो भी, जैसे यहाँ पे मैंने देखो प्यूरीन बनाया, यहाँ पे प्यूरीन का स्ट्रक्चर बना हुआ है, यहाँ मैंने पायरिमिडीन बनाया, यहाँ पायरिमिडीन का ऐसे स्ट्रक्चर बना हुआ है। आई होप ये चीज़ क्लियर होगा, प्रैक्टिस करने के बाद ही समझ में आएगा। ठीक है, चलो भाई। तो अब जो है प्यूरीन और पायरिमिडीन को हम लोग जब डिस्कस कर लिया, तो प्यूरीन का यार 2 एग्जाम्पल है, एडेनिन और गुआनिन। और पायरिमिडीन का यार तुमको इसी सीक्वेंस में याद रखना है, पायरिमिडीन। पायरिमिडीन का यहाँ पे 3 एग्जाम्पल है, साइटोसिन, यूरेसिल एंड थाइमिन। थाइमिन है, थियामाइन नहीं है, थियामाइन इज बिटवीन B1। ठीक है, अब देखो सबसे पहले तुम सोचोगे कि अब कैसे इन दोनों में डिफरेंस बनाए। तो सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर बनाना भी बहुत आसान है। सबसे पहले मैंने जो तुमको रॉ स्ट्रक्चर बनाया है, बताया है अभी प्यूरीन का, वो तुम बना दो। ठीक है, सारे जगह पे नाइट्रोजन लगा दो जहाँ पे बताया था। तो 1 3 7 9 पे तो ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकंड, 3 है ना, थर्ड, 4th 5th 6th है ना, 7 8 और ये 9। तो इन सारे पोजीशन पे नंबरिंग करके तुमको नाइट्रोजन लगा देना है। ये मैंने यहाँ पे नाइट्रोजन लगा दिया है। ठीक है, अब तुमको यहाँ पे भी सेम काम करनी है, यहाँ पे लगा देते हैं यार, सेम तो करना है, प्यूरीन है दोनों, तो ये कहानी तो सेम है। ठीक है, डबल बॉन्ड लास्ट में लगाएंगे, क्यों वो मैं बाद में बताऊँगी। देखो एडेनिन और गुआनिन में क्या डिफरेंस है। एडेनिन में क्या करना है, ये जो पोजीशन है इसको हेड पोजीशन बोलते हैं। तो इस हेड पोजीशन पे एडेनिन में एक अमाइन ग्रुप होता है। ठीक है, और गुआनिन में वहीं इस हेड पोजीशन पे एक डबल बॉन्ड O होता है, कीटोनी ग्रुप होता है।
ठीक है। ग्वानिन में चूंकि हमने एडेनिन से थोड़ा सा डिफरेंस किया है, अमाइन ग्रुप हटा दिया हेड पोजीशन से, तो इन दोनों नाइट्रोजन के बीच में ये जो पोजीशन है यहाँ पे तुमको एक अमाइन ग्रुप लगाना है, तो ये ग्वानिन का फुल एंड फाइनल स्ट्रक्चर बन गया है। डबल बॉन्ड लगाना बचा हुआ है, वो मैंने लास्ट में क्यों लगाया वो देख लो। यहाँ पे एक डबल बॉन्ड बताया था, यहाँ डबल बॉन्ड बताया था, यहाँ पे डबल बॉन्ड बताया था, बता दिया यहाँ पे। तो एडेनिन तो यार सिंपल है ना। एडेनिन के बारे में तुम क्या लिखोगे कि एडेनिन का ये जो था फर्स्ट कार्बन था, सॉरी मतलब ये फर्स्ट पोजीशन था, ये फर्स्ट, ये नाइट्रोजन को हम नंबर 1 देते हैं। ठीक है। अब इसमें वो कैसे घूमना है, क्लॉकवाइज नहीं बल्कि एंटी क्लॉकवाइज। तो सेकंड पोजीशन है, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, 7th, 8th, 9th। तो तुम एडेनिन का नाम क्या लिख सकते हो, इसका नाम लिख सकते हो कि प्यूरिन तो है लेकिन 6th पोजीशन पे अमीनो ग्रुप, अमाइन ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो 6 अमीनो प्यूरिन। लेकिन यहाँ पे क्या लिख सकते हो, यहाँ पे 6 पोजीशन पे तो डबल बॉन्ड O है, लेकिन यहाँ पे सेकंड पोजीशन पे NH2 ग्रुप भी है। अब हम यहाँ पे डबल बॉन्ड लास्ट में क्यों लगा रहे थे, देखो मैंने बोला पहले नहीं लगाना। अगर यहाँ डबल बॉन्ड है तो यहाँ भी लगाओगे। अगर यहाँ तुमने डबल बॉन्ड लगा दिया तो इस पर्टिकुलर कार्बन पे 1 2 3 4 5 बॉन्ड हो जाएंगे, इसलिए यहाँ पे डबल बॉन्ड हम नहीं लगाएंगे, है ना। तो डबल बॉन्ड यहाँ नहीं लगेगा। अब जैसे था बाकी पोजीशंस पे वहाँ पे लगा देंगे, और ऐसे यहाँ पे डबल बॉन्ड रहेगा, यहाँ भी रहेगा। ठीक है। तो इसलिए मैंने बोला कि डबल बॉन्ड लास्ट में लगाना है। इसका नाम क्या हो जाएगा, ग्वानिन का। ग्वानिन का नाम हो जाएगा कि 2 पे है अमाइन ग्रुप, 2 अमीनो, और 6 पे है ऑक्सी, डबल बॉन्ड 6 ऑक्सी प्यूरिन। ठीक है, क्योंकि दोनों प्यूरिन है तो ये एडेनिन और ये ग्वानिन का स्ट्रक्चर फुल एंड फाइनल यहाँ पे बन गया है। ठीक है। अगर ये समझ में आया तो हम लोग नीचे आते हैं थोड़ा, जहाँ पे एडेनिन और ग्वानिन यहाँ पे साफ साफ बने हुए देख लो यार। यहाँ पे तो यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे 6 मेंबर रिंग हो गया, 5 मेंबर रिंग हो गया। ये हेड पोजीशन पे अमाइन ग्रुप है, यहाँ पे हेड पोजीशन पे डबल बॉन्ड है, और यहाँ पे सेकंड नंबर कार्बन पे एक अमाइन ग्रुप है। तो ये हो गया एडेनिन, ये हो गया ग्वानिन, और ये दोनों डेराइव्ड है किससे, इस प्यूरिन स्ट्रक्चर से। ठीक है। आते हैं अब पायरिमिडिन पे। तो पायरिमिडिन 3 तरह का हो सकता है, साइटोसिन, यूरासिल या फिर थाइमिन। तो सबसे पहले रॉ स्ट्रक्चर बना लेते हैं। रॉ स्ट्रक्चर तो इसका बहुत ही ज़्यादा आसान है। यहाँ पे क्या करेंगे, 6 मेंबर रिंग, यहाँ पे क्या करेंगे 6 मेंबर रिंग, यहाँ पे क्या करेंगे 6 मेंबर रिंग बना देंगे। ठीक है। हम सबको याद है पायरिमिडिन में फर्स्ट और थर्ड नंबर जो पोजीशन है उस पर नाइट्रोजन लगाना है। तो ये था हमारा फर्स्ट नंबर पोजीशन, और ये था फर्स्ट नंबर पोजीशन। इसमें हम लोगों को क्लॉकवाइज घूमना है, तो क्लॉकवाइज घूमेंगे तो ये हो गया हमारा थर्ड नंबर पोजीशन, ये थर्ड नंबर पोजीशन, ये हो गया थर्ड नंबर पोजीशन, 1 हो गया, 2 हो गया, ये 3 हो गया, थर्ड नंबर पोजीशन। ठीक है। अब क्या करना है, साइटोसिन, यूरेसिल और थाइमिन में जो है हम लोगों को एक बात याद रखनी है कि इनमें जो जितना भी है डबल बॉन्ड है, इसको हम लोगों को क्या करना है कि लास्ट में लगाना है। ठीक है। ठीक है। तो ये जो है डबल बॉन्ड जो है हम लोगों को लास्ट में लगाना है, क्योंकि यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा ग्रुप्स लगाएंगे, जैसे कीटोनिक ग्रुप लगाएंगे। चलो देखो अब इसके बाद क्या करना है, थोड़ा भी कन्फ्यूजन है ना, जो बात याद रखनी है वो याद रखो। ये जो सेकंड नंबर पोजीशन दिख रहा है, इन सब में सेकंड नंबर पोजीशन पे तुमको डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O लगा देना है। ठीक है। तीनों पायरिमिडीन्स में ये चीज़ तुमको करनी ही करनी है। ठीक है। अब आते हैं, जैसे हमने जब प्यूरिन डिस्कस किया था, तो प्यूरिन में पहले एडेनिन डिस्कस किया था, तो हेड पोजीशन पे अमाइन लगाया था ना। वैसे ही यहाँ पायरिमिडीन में जो सबसे पहले डिस्कस कर रहे हैं साइटोसिन, यहाँ पे भी हमको हेड पोजीशन पे NH2 अमाइन ग्रुप लगा देना है। ठीक है। यूरेसिल में क्या करना है, यूरेसिल में जैसे इसके एडेनिन के बाद गुआनिन पर आता, तो यहाँ हेड पोजीशन पे क्या लगाया था, डबल बॉन्ड O। वैसे ही अगर हम साइटोसिन के बाद यूरेसिल पर रहे हैं तो यहाँ भी हेड पोजीशन पे क्या लगा देंगे, डबल बॉन्ड O। ठीक है। तो ये दोनों चीज़ अगर तुमको समझ में आया तो तुमको याद ये रखना है कि थाइमीन जो है ना यूरेसिल का भाई है यार। थाइमीन को हम लोग ना 5 मिथाइल यूरेसिल भी बोलते हैं, यानी कि यूरेसिल की तरह ही एग्जैक्टली सेम, बस यूरेसिल बनाने के बाद उसके 5th पोजीशन पे मिथाइल भी जोड़ दो, थाइमीन बन जाएगा। तो यार यूरेसिल की तरह पहले इसको छाप दो ऐसे। और 5th पोजीशन कौन सा है, तो ये फर्स्ट था, ये सेकंड था, ये थर्ड था, ये फोर्थ था, तो 5th यही है यार हमारा। तो यहाँ पे क्या लगा देंगे, मिथाइल ग्रुप, तो हो गया 5 मिथाइल यूरेसिल बन के रेडी है। अब डबल बॉन्ड O लगा देते हैं, सॉरी मतलब जो डबल बॉन्ड था हमारे इस ग्रुप के अंदर, इस साइकिल के अंदर, उसको हम यहाँ पे लगा देते हैं, तो हमारा ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ डबल बॉन्ड O था, मैंने बताया था, मतलब डबल बॉन्ड लगाना था, डबल बॉन्ड लगा दिया, अल्टरनेट छोड़ के यहाँ लगा दिया। अब अल्टरनेट छोड़ के यहाँ अगर गलती से भी डबल बॉन्ड लगा दिया इन दोनों के बीच में, यानी कि अगर मैंने गलती से भी यहाँ डबल बॉन्ड लगा दिया तो इस पर्टिकुलर कार्बन पे 5 बॉन्ड हो जाएगा, इसलिए वहाँ पे डबल बॉन्ड हम नहीं लगाएंगे। ठीक है। आते हैं यहाँ पे, क्या डबल बॉन्ड लगा सकते हैं, नहीं लगा सकते हैं। यहाँ मतलब कि इस पोजीशन में नहीं लगा सकते, फिर 5 बॉन्ड हो जाएगा। तो उसी हिसाब से बैलेंसी को चेक करते हुए जो है डबल बॉन्ड मैं यहाँ पे लगा देती हूँ। एक जगह पे यहाँ पे डबल बॉन्ड होगा और यहाँ पे भी सिर्फ एक जगह पे डबल बॉन्ड होगा। तो इसी के साथ प्यूरिन और पायरिमिडीन भी अपना कंप्लीट हो गया है। याद रखना है प्यूरिन और पायरिमिडीन दोनों को हम हेटेरोसाइक्लिक रिंग बोलते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे होमोसाइक्लिक नहीं है। अगर एक साइकिल में सिर्फ कार्बन हो तो होमोसाइक्लिक हो गया, लेकिन कार्बन के साथ साथ यहाँ साइकिल में नाइट्रोजन भी है, तो इनको हम हेटेरोसाइक्लिक रिंग बोलते हैं, प्यूरिन्स को और पायरिमिडीन को। तो यार इतना हम लोग क्यों देख रहे हैं? क्योंकि यार अपना मकसद था कि हमको एक न्यूक्लियोटाइड समझ में आए। न्यूक्लियोटाइड समझने के लिए न्यूक्लियोसाइड समझ में आना चाहिए, फॉस्फोरिक एसिड।
न्यूक्लियोसाइड समझने के लिए नाइट्रोजनस बेस और पेंटोज शुगर समझ में आना चाहिए। मैंने तुमको तीनों चीज़ एक्स्ट्रा अलग से बता दिया है। अब न्यूक्लियोसाइड पहले बता देती हूँ इन दोनों को जोड़ के, और फिर न्यूक्लियोटाइड बताऊँगी, ठीक है। देखो न्यूक्लियोसाइड क्या होता है। न्यूक्लियोसाइड में तुमको क्या करना है कि एक शुगर लेना है। चलो यहाँ पे राइबोज शुगर बना लेते हैं। ये मैंने CH2OH राइबोज शुगर का साइक्लिक स्ट्रक्चर बना दिया है। और इस न्यूक्लियोसाइड में तुमको राइबोज शुगर में, यानी कोई भी शुगर ले लो, राइबोज शुगर यानी पेंटोज शुगर ले लो। अब राइबोज भी ले सकते हो, डीऑक्सी राइबोज भी ले सकते हो। इसमें तुमको जो है क्या जोड़ देना है, नाइट्रोजनस बेस, यानी कि प्यूरीन या पायरिमिडीन। किस पे, ऑन फर्स्ट कार्बन। देखो यार फर्स्ट कार्बन पे इस पे पूरा का पूरा एक नाइट्रोजनस बेस जोड़ दो, वो बड़ा सा स्ट्रक्चर बना दो जो अभी तुरंत मैंने तुमको बना के दिखाया। तो ये बन जाएगा न्यूक्लियोसाइड। लेकिन न्यूक्लियोसाइड नहीं, अपने को क्या बनाना था, न्यूक्लियोटाइड। तो अगर न्यूक्लियोटाइड तुमको समझना है तो न्यूक्लियोटाइड करने के लिए क्या करना होगा, न्यूक्लियोसाइड बनाओ। और न्यूक्लियोसाइड में तुमको 5th नंबर कार्बन जो है शुगर का, उस पर तुमको जोड़ देना है कौन सा ग्रुप, फॉस्फेट ग्रुप, ऑन 5th कार्बन फॉस्फेट ग्रुप। तो देखो यार यहाँ पे क्या किया मैंने, शुगर बना दिया, फर्स्ट कार्बन पे नाइट्रोजनस बेस जोड़ दिया, और यहाँ पे जो 5th कार्बन था CH2OH, यहाँ पे इसके OH के से ऊपर रिएक्ट करा दिया मैंने फॉस्फेट ग्रुप को। तो यहाँ पे मैंने फॉस्फेट ग्रुप जो है इस तरह से तुम्हारा बना दिया है, ठीक है। तो ये जो पूरा स्ट्रक्चर हमने बनाया, इसको तुम बुक्स में या आसानी से अगर बनाना चाहते हो तो सीधे शुगर बनाओ, यहाँ फर्स्ट नंबर पे जोड़ दो नाइट्रोजनस बेस, और यहाँ पे 5th नंबर कार्बन पे ऐसे लिख दो फॉस्फेट। तो ये भी अपना जो स्ट्रक्चर बना, ये क्या हो गया, न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर हो गया। तो जब एक न्यूक्लियोटाइड हम लोगों को बनाने आ जाता है, तो हम लोग जब बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड को इस तरह से जोड़ेंगे एक दूसरे के साथ, जैसे ये जो मैंने नीचे न्यूक्लियोटाइड बनाया है, इस न्यूक्लियोटाइड के फर्स्ट नंबर कार्बन पे नाइट्रोजनस बेस, फर्स्ट नंबर कार्बन पे नाइट्रोजनस बेस ऐसे जोड़ दो। और फिर उसके बाद इसका जो 5th नंबर कार्बन है, इस पर एक फॉस्फेट ग्रुप था, ये फॉस्फेट ग्रुप यहाँ ऊपर भी इसके ऊपर वाले न्यूक्लियोटाइड के 2nd नंबर कार्बन के साथ रिएक्ट करेगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों को यहाँ पे 5th नंबर कार्बन पे फॉस्फेट ग्रुप, जब बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं तो एक पॉली न्यूक्लियोटाइड चेन बनता है। अब ये कैसे रिएक्ट करते हैं, इस चीज़ को अगर पर्टिकुलरली तुमको इस बॉन्ड को ढंग से देखना है तो कैसे बन रहा है नहीं बन रहा है, तो उसके लिए बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर का जब मैं नोट्स बताऊंगी यानी पढ़ाऊंगी तो तुमको डिटेल से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो आई होप कि ये जो पूरा तुम्हारा जो कन्फ्यूजिंग टॉपिक है कि न्यूक्लिक एसिड क्या है, न्यूक्लियोटाइड क्या है, वो तुमको पूरा समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अगर तुमने वो चीज़ समझ लिया तो यहाँ इस पैराग्राफ से जो है हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो डीएनए जो था उसको सबसे पहले आइडेंटिफाई किया था फ्रेडरिक मिस्चर ने 1869 में, ठीक है। और फिर उन्होंने उसका नाम न्यूक्लिन दिया था, ठीक है। लेकिन उसको न्यूक्लिक एसिड उन्होंने नहीं कहा था, न्यूक्लिक एसिड उसको अल्टमैन ने कहा था, यहाँ शायद नहीं लिखा हुआ है। उन्होंने न्यूक्लिन नाम दिया था। न्यूक्लिन किसने दिया था, फ्रेडरिक मिस्चर ने। और न्यूक्लिक एसिड यानी एसिड उसके नाम में किसने लगाया था, अल्टमैन ने लगाया था, ठीक है, ओके। फिर यहाँ पे तुमको दूसरी बात याद रखनी है, 1953 में वॉटसन एंड क्रिक ने, है ना, डबल हेलिकल मॉडल ऑफ डीएनए दिया था। लोगों को पता नहीं था ना कि डीएनए दिखता कैसा है, तो ऐसा डबल हेलिक्स दिखता है, वो वॉटसन एंड क्रिक ने दिया था। लेकिन तुम जानते हो कि डीएनए को हम अपने न्यूड आई से तो देख नहीं सकते हैं, वो इंटरनल स्ट्रक्चर है, तो एनाटॉमी को देखने के लिए हम लोग एक्सरे का यूज़ करते हैं। तो एक्चुअल में एक्सरे वाला जो डिफ्रैक्शन डेटा था वो इन दोनों ने नहीं निकाला था। एक्सरे वाला डिफ्रैक्शन डेटा विलिकिन और फ्रैंकलिन ने निकाला था। इन दोनों के एक्सरे वाले डेटा को यूज़ करके इन दोनों भाई साहब ने डबल हेलिकल मॉडल ऑफ डीएनए दिया था, ठीक है, फाइन। चलो उसके बाद जो है डबल हेलिकल मॉडल को देखने के बाद जो चारगाफ है, तो तुमने शायद बायोमोलिक्यूल्स में चारगाफ रूल पढ़ा होगा कि नंबर ऑफ प्यूरीन इज इक्वल टू नंबर ऑफ पायरिमिडिन। तो वही यहाँ पे लिखा था कि प्यूरीन यानी कि अगर एडेनिन और गुआनिन को जोड़ देंगे तो वो बराबर आएगा थायमिन और साइटोसिन से। अब ऐसा क्यों कहा, क्योंकि हम जानते हैं ना कि अगर डबल हेलिकल स्ट्रक्चर बनाना है तो एडेनिन जो है वो किसके साथ जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है, थायमिन के साथ, और गुआनिन किसके साथ करता है, साइटोसिन के साथ। तो ये वाली चीज़ें हम लोगों को समझ में आ गई। जितना एडेनिन अगर ये 20 है तो ये भी 20 होगा, और ये अगर 30 है तो ये भी कितना होगा, 30। तो हम लोग क्या करेंगे, एडेनिन और गुआनिन यानी प्यूरिन को जोड़ेंगे तो 50 आएगा, और इसको भी जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 50 आएगा। तो दोनों को जोड़ के डिवाइड करेंगे तो 50-50 इक्वल टू 1 आएगा। यही चीज़ है यार, और कुछ वैसा है नहीं, ठीक है, ओके ओके फाइन। ये तो तुम जानते हो ना कि न्यूक्लिक एसिड में जो पोलैरिटी होती है 5' टू 3' की तरफ होती है, वही यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। उसके अलावा जो है राइट हैंडेड फैशन में जो है डीएनए की कॉइलिंग होती है, और जो इसका जो पिच है, पिच मतलब कि एक जो वेवलेंथ है वो कितना होता है, 3.4 है ना, नैनोमीटर, या तुम इसको बेस्ट होकर याद रखो 34 एंगस्ट्रॉम से, वही यहाँ पे लिखा हुआ है। और जैसे ही तुम एक बार 34 एंगस्ट्रॉम का डिस्टेंस अगर तुम पूरा ट्रैवल करते हो तो तुमको यहाँ पे जो है वो कितने जो है बेस पेयर्स मिलते हैं, 10 बेस पेयर तुमको यहाँ पे देखने को मिलते हैं, वो तुमको याद रखना है। तो अगर तुमको 10 बेस पेयर
जो है वो कितना डिस्टेंस ले रहा है 34 एंगस्ट्रॉम। तो कोई भी दो बेस पेयर के बीच में जो डिस्टेंस होगा वो 3.4 एंगस्ट्रॉम होगा या फिर 0.34 नैनोमीटर होगा, जो तुमको यहाँ पे दिख रहा है। ओके, ये जो है सेंट्रल डॉगमा, मतलब डीएनए से आरएनए बनने को ट्रांसक्रिप्शन और आरएनए से प्रोटीन बनने को ट्रांसलेशन बोलते हैं। हाँ, डीएनए खुद भी डीएनए को बना सकता है, इस प्रोसेस को रेप्लिकेशन कहेंगे। आरएनए खुद से नहीं बना सकता और प्रोटीन भी खुद से नहीं बना सकता, ठीक है, मतलब प्रोटीन कांट रेप्लिकेट, आरएनए कांट रेप्लिकेट, ठीक है। अब यार देखो, ये तो तुमको पता है ना कि हमारे एक सेल के अगर पूरे डीएनए को निकाल दोगे तो 2.2 मीटर लंबा वो है, लेकिन कैसे वो एक माइक्रोस्कोपिक सेल के अंदर पैक्ड है, तो उस चीज़ को समझने के लिए डीएनए की जो है पैकिंग की गई है प्रोटीन्स के साथ। तो हिस्टोन प्रोटीन जो है ना, वो उसके साथ हमारा डीएनए जो है वो कॉइल होके पैक होके रहता है, ठीक है। तो यार देखो, अब तुमको एक बेसिक डेटा याद रखना है कि ये जो तुम्हारा ये जो स्ट्रिंग तुमको दिख रहा है ना, ये स्ट्रिंग, ये वाला जो स्ट्रिंग तुमको दिख रहा है, ये स्ट्रिंग जो है ये तुम्हारा डीएनए का स्ट्रिंग है। और इस डीएनए के स्ट्रिंग का कॉइलिंग किस पे हुआ है? हिस्टोन ऑक्टामर पे हुआ है। हिस्टोन ऑक्टामर मतलब हिस्टोन प्रोटीन, जो 8 हिस्टोन प्रोटीन तुमको यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। तो कौन कौन से 8 हिस्टोन प्रोटीन है? तो देखो यार, H2A, H2B, यानी H2 का टाइप ए और टाइप बी, ये 2 हो गया, H3 और H4, ठीक है। तो ये जो है ये 8 यूनिट्स तुमको यहाँ पे देखने को मिलेंगे, है ना। मैंने 4 नाम बताया है, इन सब का 2-2 कॉपी तुमको यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है। तो तुमको यहाँ पे हिस्टोन का जो ऑक्टामर है वो यहाँ पे कहीं ना कहीं लिखा हुआ होगा, शायद यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है, कोई बात नहीं, ठीक है। तो साफ साफ यहाँ पे लिख रहा है कि जो हिस्टोन प्रोटीन है वो कैसे होते हैं? पॉजिटिवली चार्ज। और हमारा डीएनए कैसा होता है? नेगेटिवली चार्ज। क्यों? क्योंकि डीएनए नेगेटिवली चार्ज इसलिए क्योंकि उस पर एक फॉस्फेट ग्रुप है PO4 3- है। तो एक पॉजिटिव चार्ज हिस्टोन ऑक्टामर पे, एक पॉजिटिव चार्ज प्रोटीन पे नेगेटिवली चार्ज डीएनए जो है वो कॉइलिंग की जा सकती है। तो इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर का नाम पड़ेगा न्यूक्लियोसोम। तो यार ऐसे रैंडम थोड़ी हम लोग बता देंगे, कुछ ना कुछ फिक्स नंबर तो होगा ना, कितने बेस पेयर का डीएनए है ना, कितने हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर जो है लिपटा हुआ होगा। तो तुमको याद रखना है कि 200 बेस पेयर वाला डीएनए, यहाँ लिखा हुआ है 200 बेस पेयर वाला जो डीएनए हेलिक्स है वो जा करके अगर हमारे हिस्टोन ऑक्टामर के ऊपर इस तरह से कॉइल हो जाए, क्योंकि हिस्टोन प्रोटीन जो है वो पॉजिटिवली चार्ज है, इसमें बेसिक एमिनो एसिड्स ज़्यादा होते हैं, जैसे लाइसिन और आर्जिनिन। और बेसिक एमिनो एसिड्स में जानते हो ना, अमाइन ग्रुप एक्स्ट्रा होता है। तो अमाइन ग्रुप अगर ज़्यादा होगा तो ये NH जो है 4 पॉजिटिव ग्रुप ज़्यादा बनाएगा, पॉजिटिवली चार्ज ज़्यादा होगा, ठीक है। तो ये जो पर्टिकुलर स्ट्रक्चर है इसको हम कहेंगे न्यूक्लियोसोम, याद रखना इस चीज़ को। और हाँ, जैसे मान लो यहाँ पे एक न्यूक्लियोसोम है, यहाँ बगल में एक न्यूक्लियोसोम है, तो इन दोनों को भी साथ में एक्स्ट्रा, क्योंकि डीएनए को खूब पैकेजिंग करनी है, ऐसा तो नहीं है ना कि एक न्यूक्लियोसोम बना के छोड़ देंगे। तो जो न्यूक्लियोसोम का बीच वाला एरिया, यहाँ पे भी एक्स्ट्रा जो है हिस्टोन प्रोटीन्स तुमको देखने को मिलते हैं, जो यहाँ पे लिखा भी हुआ है ना। तो जो एक्स्ट्रा हिस्टोन प्रोटीन है वो H1 हिस्टोन है, जो कि इस न्यूक्लियोसोम के बाहर देखने को मिलेगा। तो न्यूक्लियोसोम के अंदर अगर कोई पूछे तो तुम H2 से स्टार्ट करना, यानी कि H2 का टाइप A, H2 का टाइप B, H3 और H4, ये 4 मैंने यहाँ पे बताया ना, इनको तुम डबल कर देना। इन सब ये सब मिलके ऑक्टामर बनाते हैं, ठीक है। वहाँ पे एक और चीज़ लिखने की बात की जा रही है कि न्यूक्लिक एसिड जो हमारे न्यूक्लियस के अंदर है, तो न्यूक्लियस का साइज़ कितना है यार? 1 माइक्रोमीटर, 10⁻⁻6 मीटर, लेकिन फिर भी इसमें 2.2 मीटर लंबा जो है डीएनए कैसे लिपट के आ जाता है? तो पैकेजिंग जो होती है ना वो हिस्टोन प्रोटीन के अराउंड होती है और ऑक्टामर के अराउंड होती है, जो 200 बेस पेयर वाला डीएनए है। और बीच बीच में जो है ना H1 हिस्टोन तुमको देखने को मिलेगा। तो ये जो है ना, हिस्टोन्स आर ऑर्गेनाइज्ड टू फॉर्म यूनिट ऑफ 8 मॉलिक्यूल नोन एज हिस्टोन ऑक्टामर, ठीक है। तो ये वाली चीज़ यहाँ पे, अब देखो, अगर तुम डीएनए को यहाँ पे देख रहे हो तो यहाँ पे तुमको नहीं दिख रहा है स्ट्रिंग और इस पर छोटे छोटे से बीट्स हैं। तो बीट्स कौन बना रहा है? ये न्यूक्लियोसोम ऐसा प्रोटीन, तो वो बीट्स दिख रहा है ना। तो वही यहाँ पे लिख रहा है कि अगर तुमको कभी भी डीएनए इस तरह से क्रोमोजोम के फॉर्म में नहीं, ऐसे बीट और स्ट्रिंग के फॉर्म में दिखेगा तो तुम इसका नाम रखोगे क्रोमैटिन, ठीक है, ओके। लेकिन अगर तुम मेटाफेज में देखोगे तो ये ऐसे धागा की तरह क्रोमैटिन के फॉर्म में नहीं दिखेगा, बल्कि कंडेंसेशन हो जाता है और वो क्या बन जाते हैं? क्रोमोजोम बन जाते हैं, ठीक है। और वैसी बात है, और पैकेजिंग होती है। तो अभी तक हमने सिर्फ हिस्टोन प्रोटीन को देखा है ना, कौन सा? ऑक्टामर बनाने वाला या फिर H1 हिस्टोन। लेकिन यहाँ पे जो है हिस्टोन के अलावा नॉन हिस्टोन क्रोमोजोमल प्रोटीन्स भी देखने को मिलते हैं, क्योंकि क्रोमोजोम बनाते टाइम और एक्स्ट्रा तुमको पैकेजिंग करनी है। तो नॉन हिस्टोन क्रोमोजोमल प्रोटीन्स भी तुमको देखने को मिलेंगे, ताकि वो क्रोमोजोम के फॉर्म में हम लोगों को दिखे मेटाफेज स्टेट में, ठीक है। अब यहाँ पे यार क्रोमैटिन को भी 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, हेट्रोक्रोमैटिन और यूक्रोमैटिन। यू मतलब ट्रू क्रोमैटिन, यानी कि एक्चुअल में यही क्रोमैटिन, यही वो डीएनए का पार्ट है जो कि आगे जाके आरएनए या प्रोटीन बनाएगा, यानी ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव होगा। जबकि हेट्रोक्रोमैटिन जो है वो कैसा होगा? इनएक्टिव होगा, वो कोई काम नहीं करेगा, ठीक है। तो कोई काम नहीं करेगा, यानी कि तुम किसको ट्रांसक्रिप्शन आसानी से कर सकते हो? जो थोड़ा लूजली पैक्ड हो उसको तुम आराम से आगे कन्वर्ट कर सकते हो ना आरएनए प्रोटीन में। तो वही तुमको याद रखना है कि जो आगे जाके कन्वर्ट नहीं हो सकता, यानी हेट्रोक्रोमैटिन इनएक्टिव है, तो हेट्रोक्रोमैटिन ही है जो कि डेंसली पैक्ड है, ठीक है। और वो जो डेंसली पैक होगा वो कलर डालने पे मतलब डार्कली स्टेन होगा, और जो यूक्रोमैटिन है वो कैसा होता है? लूजली पैक होता है और वो
लाइट स्टेन लेता है, ठीक है। चलो इतना अगर तुमको समझ में आएगा तो बहुत अच्छी बात है। हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो देखो, अब हम लोग जो पहला एक्सपेरिमेंट जो पढ़ने वाले हैं, जो न्यूक्लिक एसिड की खोज में किया गया कि हाँ मतलब एक्चुअल में जो भी जेनेटिक मटेरियल है वो क्या है ना, तो उसको हम लोग यहाँ पे देखते हैं। तो ट्रांसफॉर्मेशन जो एक्सपेरिमेंट है, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल है, वो सबसे पहले तुमको याद रखना 1928 में ग्रिफिथ नाम के साइंटिस्ट ने किया था। और ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है वो तुम जानो। ट्रांसफॉर्मेशन होता है चेंज हो जाना, बदलाव हो जाना। तो एक्चुअल में एक बैक्टीरिया कैसे दूसरे बैक्टीरिया को चेंज कर देगा वो हम लोगों को यहाँ पे पढ़ना है, ठीक है। अब देखो ध्यान से पूरी कहानी बता देती हूँ। देखो, कोई भी बैक्टीरिया तुमको हार्म तभी कर सकता है ना जब उसके ऊपर जो लेयर हो, वो तुम जानते हो ना बैक्टीरिया का जो सेल मेम्ब्रेन है उसमें 3 लेयर होते हैं, ठीक है। सबसे अंदर वाला सेल मेम्ब्रेन, और उसके बाहर वाला सेल वॉल, और सबसे बाहर वाला ग्लाइकोकैलिक्स। तो अगर किसी बैक्टीरिया में ग्लाइकोकैलिक्स का लेयर है, यानी म्यूकोपॉलीसेकेराइड वाला ये लेयर है, तो अंदर में अगर कोई भी एंटीजन निकला हुआ है तो वो तो ढक गया ना इस ग्लाइकोकैलिक्स के लेयर से। तो क्या हमारा होस्ट का जो WBC है यानी कि इम्यून सिस्टम है, क्या वो इस एंटीजन को देख पाएगा? नहीं देख पाएगा, क्योंकि ग्लाइकोकैलिक्स से ढका हुआ है। और जब एंटीजन देख ही नहीं पाएंगे तो क्या उसको किल कर पाएंगे? नहीं। तो ये हम लोगों को बीमारी काउज कर देगा। लेकिन मान लो कि नहीं, ऐसा बैक्टीरिया मेरे बॉडी में आया है जो कि सेल मेम्ब्रेन है और सेल वॉल है उसके पास बाहर वाला जो है ग्लाइकोकैलिक्स का लेयर जो है वो नहीं है, वो उतना टाइटली पैक्ड नहीं है, या ग्लाइकोकैलिक्स ही नहीं है, तो उसको हमारा बॉडी आराम से डिटेक्ट कर देगा और वो कोई बीमारी नहीं कर पाएगा। तो यहाँ एक बैक्टीरिया के बारे में पढ़ना है, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी, जो न्यूमोनिया काउज करता है, ठीक है। तो उसमें दोनों कॉलोनी देखने को मिलेगा, ऐसा शाइनी कॉलोनी जिसके ऊपर म्यूकोपॉलीसेकेराइड का लेयर होगा और ये बीमारी काउज करेगा, और रफ कॉलोनी जिसमें म्यूकोपॉलीसेकेराइड का लेयर नहीं होगा और वो बीमारी काउज नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पे अगर किसी चूहे में अगर रफ स्ट्रेन जाता है तो वो जिंदा रहेगा, क्योंकि ये उसको कोई बीमारी काउज नहीं कर पाएगा, क्योंकि जो भी चूहे का इम्यून सिस्टम है रफ स्ट्रेन को देखेगा और उसको किल कर देगा। लेकिन स्मूथ स्ट्रेन जो है उसके ऊपर ग्लाइकोकैलिक्स का लेयर है और उसका एंटीजन जो है वो इस माइस का WBC नहीं पहचान पाएगा, और स्मूथ स्ट्रेन जब जाएगा तो इसको न्यूमोनिया हो जाएगा और ये माइस मर जाएगा। तो इतना तो तुमको समझ में आ गया, ठीक है। अब क्या किया उसने ना, बैक्टीरिया को हीट किया, तो हीट करने से बैक्टीरिया मर गया। अब बैक्टीरिया मर गया तो बैक्टीरिया के अंदर जो एक्चुअल में DNA था, हम जानते हैं, आज हम जानते हैं कि DNA को जब हम हीट करते हैं ना तो उसके बीच का हाइड्रोजन बॉन्ड टूट जाता है, तो ये दोनों जो है ना स्ट्रैंड्स वो एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम नॉर्मल टेम्परेचर पे ले आए इन दोनों स्ट्रैंड्स को, अलग किए हुए स्ट्रैंड को, तो दोबारा जुड़ के ऐसे डबल हेलिकल स्ट्रक्चर बना लेते हैं। तो वही चीज़ हम लोगों को जानना है कि 2 तरह का स्ट्रेन होता है बैक्टीरिया का, स्मूथ स्ट्रेन और रफ स्ट्रेन। तो जब हम स्मूथ स्ट्रेन को हीट किए तो बैक्टीरिया मर गया, ठीक है, और उस मरे हुए बैक्टीरिया को माइस में डालेंगे तो माइस जिंदा रह गया। लेकिन अगर जिंदे स्मूथ स्ट्रेन को डालते तो अगर जिंदा स्मूथ स्ट्रेन को बैक्टीरिया को अगर हम डालते माइस में तो वो माइस जो है वो मर जाता। लेकिन अगर उसी बैक्टीरिया को किल करके, है ना, हीट से गर्म करके, हीट किल करके बैक्टीरिया को अगर माइस में डालेंगे तो माइस तो जिंदा रहेगा। क्यों मरेगा वो? तो तुमको इन दोनों चीज़ में डिफरेंस तो समझ में आ रहा होगा ना। यहाँ बैक्टीरिया को मार के डाल रहे हैं, यहाँ बैक्टीरिया को जिंदा डाल रहे हैं। लेकिन ये रफ स्ट्रेन अगर तुमने इसको जो है जिंदा डालो या इसको मार करके डालो, घंटा फर्क नहीं पड़ता, माइस तो जिंदा रहना चाहिए। लेकिन इस केस में देखो क्या हुआ है, इस केस में इसी स्मूथ स्ट्रेन को, बीमारी काउज करने वाले को हीट करके किल किया और रफ स्ट्रेन को जिंदा डाला। लेकिन ये बैक्टीरिया में अगर इस बैक्टीरिया को अगर माइस में डाला तो होना क्या चाहिए था, माइस को जिंदा रहना चाहिए था, क्योंकि एक्चुअल में हम रफ स्ट्रेन डाल रहे हैं ना जिंदा, और रफ स्ट्रेन को जिंदा डालने पे जो चूहा है वो जिंदा ही रहना चाहिए, लेकिन चूहा इस केस में मर गया। तो ऐसा कैसे हुआ वो आज मैं तुमको एक बात क्लियर बता देती हूँ कि जैसे ही तुमने स्मूथ स्ट्रेन को हीट किल किया तो इसका DNA जो है वो क्या हो गया, डीनेचर हो गया, यानी कि हेलिक्स अलग अलग हो गया। लेकिन जैसे ही तुमने इसको नॉर्मल टेम्परेचर पर लाया तो क्या हो गया, ये दोनों जो हेलिक्स है वापस आके जुड़ गया, हाइड्रोजन बना लिया, डबल हेलिक्स बना लिया, है ना। और किस में चला गया वो DNA, किस में चला गया, रफ स्ट्रेन में, और रफ स्ट्रेन जो जिंदा था। अब रफ स्ट्रेन के अंदर अगर स्मूथ स्ट्रेन का जो है वो DNA चला गया तो क्या हो गया, रफ स्ट्रेन स्मूथ स्ट्रेन में कन्वर्ट हो गया और फिर वो बीमारी काउज करके माइस को मार दिया। तो कहीं ना कहीं हुआ क्या कि इस स्मूथ स्ट्रेन में हीट करने की वजह से जो DNA अलग अलग हुआ था वो DNA चला गया रफ स्ट्रेन। तो रफ वाले बैक्टीरिया के अंदर अगर बाहर से कुछ भी अंदर आ रहा है तो बैक्टीरिया बदल रहा है, इसलिए ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। इसलिए इस प्रिंसिपल का नाम पड़ा है ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, यानी ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट, ठीक है। तो बस इन्होंने ये वाली काम किया था कि कुछ तो है जो कि ट्रांसफॉर्म कर दिया है ना, किसको, रफ वाले स्ट्रेन को, लेकिन वो बता नहीं पाए, है ना। हाउएवर द बायोकेमिकल नेचर ऑफ द जेनेटिक मटेरियल वाज नॉट डिफाइंड फ्रॉम हिज एक्सपेरिमेंट। उन्होंने बस बोला कि हाँ भाई कुछ तो गया, वही था मतलब जेनेटिक मटेरियल, लेकिन वो बता नहीं पाए कि हाँ वो जेनेटिक मटेरियल किस चीज़ से बना था, ठीक है। उसके बाद ठीक है, तो अब देखो जब ग्रिफिथ भाई साहब ने अपना काम कर दिया तो अब उन्होंने तो बताया नहीं यार कि क्या है जेनेटिक मटेरियल का केमिकल नेचर। तो फिर ये तीनों भाई आए, ऑसवाल्ड एवरी, मैक्लियोड एंड मैकार्टी। इन तीनों ने कहा कि यार देखो जो है ना जेनेटिक मटेरियल वो न्यूक्लिक एसिड है, DNA है। कैसे बताया इन्होंने वो बताती हूँ, लेकिन इन तीनों को काम से पहले जैसे मैंने बताया प्रोटीन ही को सोचा जाता था कि वो जेनेटिक मटेरियल है। कारण मैंने तुमको बता दिया ना, क्योंकि प्रोटीन 10 to 15% होता है किसी भी सेल में, जबकि न्यूक्लिक एसिड 5 to 7% ही होता है, ठीक है। तो उन्होंने ना ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल ऑफ ग्रिफिथ पे काम करके उन्होंने कंक्लूजन निकाला। कैसे कंक्लूजन निकाला, उन्होंने क्या किया ना, एंजाइम यूज़ किया।
सबसे पहले उन्होंने आरएनए को डाइजेस्ट करने वाला आरएनएज एंजाइम यूज़ किया और फिर क्या किया कि डीएनए और प्रोटीन को वैसे ही छोड़ दिया। तो जैसे ही आरएनए जो है उन्होंने डाइजेस्ट कर लिया बैक्टीरिया का, डीएनए प्रोटीन छोड़ दिया, फिर भी ये जो ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट ग्रिफिथ का था वो कंप्लीट हो गया क्योंकि डीएनए तो जा रहा था। ठीक है, अब उन्होंने दोबारा क्या किया कि अब आरएनए को डाइजेस्ट नहीं किया, अब उन्होंने प्रोटीन को डाइजेस्ट कर लिया। प्रोटीन को डाइजेस्ट कर लिया, अब डीएनए और आरएनए को एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में जाने दिया। ठीक है, फिर भी ट्रांसफॉर्मेशन हो गया बैक्टीरिया का, लेकिन तीसरी बार उन्होंने डीएनए को डाइजेस्ट कर लिया, आरएनए प्रोटीन को नहीं छुआ। और तब जाके देखा कि भाई यहाँ तो ट्रांसफॉर्मेशन हो ही नहीं रहा है, यानी कि डीएनए को ही जब हमने डाइजेस्ट कर लिया और फिर जो है ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो रहा है, यानी कि डीएनए ही था जो कि इस बैक्टीरिया से उस बैक्टीरिया में जा रहा था। तो उन्होंने बोला देख भाई, हम लोग कंक्लूजन में पहुँच गए हैं कि हमारा जो जेनेटिक मटेरियल है वो हमारा डीएनए है, यानी कि न्यूक्लिक एसिड है। लेकिन इतना भयंकर प्रूफ देने के बाद भी सारे बायोलॉजिस्ट कन्विंस नहीं हुए थे। क्यों नहीं हुए थे? बायोलॉजिस्ट बोले यार मजाक बना के रखा है, डाइजेस्ट कर रहे हो, उसमें भी तुम क्या कर रहे हो, एंजाइम को यूज़ करो, और एंजाइम खुद भी क्या होता है, प्रोटीन। बिना प्रोटीन के तो तुम इस एक्सपेरिमेंट को प्रूफ तक नहीं कर पा रहे हो, हम लोग तुम्हारा बात नहीं मानेंगे। फिर फाइनली अनइक्विवोकल प्रूफ, यानी फाइनल प्रूफ कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है, वो हेर्शी एंड चेज ने दिया था। ये वाली बात तुमको याद रखनी है। और इन दोनों भाइयों ने यूज़ किया था एक बैक्टीरियोफेज को। तुम यहाँ देख सकते हो बैक्टीरियोफेज यानी कि ऐसा वायरस जो कि बैक्टीरिया को अटैक करता है। ठीक है, तो देखो क्या किया इन्होंने। ठीक है, तो देखो इसमें इन्होंने क्या किया, इसमें इन्होंने जो है एक वायरस को यूज़ किया। अब वायरस क्या है? वायरस मतलब यहाँ पे बैक्टीरियोफेज का नाम ले रहा है, ऐसा वायरस जो बैक्टीरिया पे अटैक करता है। तो हुआ क्या, देखो ये हम लोगों को पता था कि हाँ ये वायरस जो है वो इस बैक्टीरिया में कुछ तो डालता है। ठीक है, तो वो जो भी चीज़ डालता होगा वही उसका क्या होता होगा, जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल को ही डालता होगा। तो हम लोग ये चेक करना चाहते हैं कि भाई जो ये जेनेटिक मटेरियल को डाल रहा है वो है क्या। क्या वो अपने बाहर वाले चीज़ यानी कि मतलब क्या वो अपने प्रोटीन के कोड को डाल रहा है, या फिर वो अंदर वाली चीज़ न्यूक्लिक एसिड को डाल रहा है। तो उस चीज़ को चेक करने के लिए क्या किया ना कि यहाँ पे रेडियो एक्टिव चीज़ें यूज़ की गई। हम सब जानते हैं कि अंदर वाले न्यूक्लिक एसिड में फॉस्फोरस होता है। तो क्या किया कि बैक्टीरियोफेज को काफ़ी टाइम तक कल्चर किया है ना, एक बार इधर रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस में और इधर रेडियो एक्टिव सल्फर में, ताकि वो बैक्टीरियोफेज अपना प्रोटीन या फिर अपना न्यूक्लिक एसिड बनाने के लिए इन रेडियो एक्टिव चीज़ों को यूज़ करे। ठीक है, अब जो है फाइनली ये दो केस ले लिया। इधर वाले वायरस के पास एक रेडियो एक्टिव प्रोटीन का कैप्सूल था और इधर वाले के पास रेडियो एक्टिव डीएनए था। देखा, इन्फेक्शन कराया, ब्लेंडिंग किया और फिर सेंट्रीफ्यूगेशन कर लिया, डेंसिटी के अकॉर्डिंग चीज़ों को अलग कर लिया। तो बैक्टीरिया जो इन्फेक्टेड बैक्टीरिया था वो अलग हो गया और जो वायरस था वो अलग हो गया, सुपरनेटेड में अलग हो गया। तो क्या देखा इन्होंने देखा कि इस केस में जो है वायरस के अंदर यानी वायरस ही रेडियो एक्टिव रह गया। जो बैक्टीरियोफेज यहाँ रेडियो एक्टिव लिया था वो अब रेडियो एक्टिव है ही नहीं। यानी कि इन्होंने देखा कि यार प्रोटीन वाला पार्ट तो मेरे को मिल गया बैक्टीरियोफेज का अलग, लेकिन अंदर में क्या गया हुआ है, प्रोटीन तो गया नहीं है, अंदर में जो रेडियो एक्टिव चीज़ चला गया, यानी कि यहाँ पे न्यूक्लिक एसिड डीएनए इसने अंदर में भेजा है। सेम कहानी यहाँ पे देखा, यहाँ पे भी जो बैक्टीरियोफेज इनको बाहर मिला, इस बैक्टीरियोफेज का जो भी प्रोटीन कोड था वो मिला। तो प्रोटीन कोड में फाइनली जो है रेडियो एक्टिव चीज़ें मिल गई, लेकिन बैक्टीरिया में कोई रेडियो एक्टिव चीज़ नहीं मिली। यानी कि प्रोटीन जो है वो उसने प्रोटीन को इस बैक्टीरियोफेज ने प्रोटीन को अंदर में ट्रांसफ़र नहीं किया था। किसको ट्रांसफ़र किया था? न्यूक्लिक एसिड को। तो वही चीज़ें हर्शी एंड चेज एक्सपेरिमेंट से फाइनली प्रूव हो गया कि भाई जो भी चीज़ एक बैक्टीरियोफेज बैक्टीरिया में ट्रांसफ़र करता होगा उसको ट्रांसफॉर्म करने के लिए ऑब्वियस सी बात है वही उसका जेनेटिक मटेरियल होता होगा। और ट्रांसफ़र किसको किया? अंदर वाले चीज़ को, यानी कि यहाँ पे न्यूक्लिक एसिड को, है ना। तो उससे समझ में आ गया कि न्यूक्लिक एसिड ही जेनेटिक मटेरियल है। सारे साइंटिस्टों ने इस बात को मान लिया। ठीक है, अब जेनेटिक मटेरियल क्या प्रॉपर्टी होना चाहिए? तो देखो यार, जेनेटिक मटेरियल जो है अपने आप को रेप्लिकेट करना चाहिए ताकि पेरेंट्स से बच्चों में मिले, बच्चों में जाए। स्टेबल होना चाहिए, ऐसा नहीं कि तुरंत म्यूटेशन हो रहा है ना, धीरे धीरे म्यूटेशन होना चाहिए। और अपने आप को जो है अपने नेक्स्ट प्रोजेनी में वो जेनेटिक मटेरियल एक्सप्रेस करना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जो है ना यहाँ पे लिखी हुई है, रेप्लिकेट होना चाहिए, है ना, स्टेबल होना चाहिए, म्यूटेशन ज़्यादा जल्दी नहीं होना चाहिए, और वो जेनेटिक मटेरियल अपने आप को मेंडेलियन कैरेक्टर्स में एक्सप्रेस करना चाहिए। और ये चारों चीज़ें डीएनए बेटर दिखाता है। आरएनए यार बहुत अनस्टेबल होता है, आरएनए तो खुद को रेप्लिकेट भी नहीं कर सकता। आरएनए को जो है बनने के लिए क्या चाहिए? डीएनए से आरएनए बनता है। तो ये सारी चीज़ें ये फाइनली प्रूव करती है कि डीएनए इज़ द बेटर जेनेटिक मटेरियल। फिर भी आरएनए कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जैसे टोबैको मोज़ाइक वायरस हो गया या क्यूबी बैक्टीरियोफेज हो गया, इन सब में आरएनए जेनेटिक मटेरियल के फॉर्म में मिलता है। आरएनए क्यों ज़्यादा अनस्टेबल है? क्योंकि आरएनए में जैसे मैंने अभी बताया कि यहाँ पे है ना सेकंड पोजीशन पे एक्स्ट्रा ओएच ग्रुप होता है, जिसकी वजह से वो क्या हो जाता है ना कि काफ़ी रिएक्टिव हो जाता है। ओके, चलो भाई आरएनए वर्ल्ड पे आते हैं। तो आरएनए वर्ल्ड में वही सारी चीज़ दी हुई है। आरएनए का अलग अलग टाइप है, क्या करता है, जो मैंने अभी बताया अभी एकदम स्टार्टिंग में अभी चैप्टर में। रेप्लिकेशन भी बता दिया मैंने।
अब डीएनए कैन रेप्लिकेट इटसेल्फ, तो डीएनए अब कैसे रेप्लिकेट करता है, सेमी कंजर्वेटिवली रेप्लिकेट करता है। सेमी कंजर्वेटिव मतलब क्या होता है, सेमी कंजर्वेटिव मतलब होता है कि देखो ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए था तो दोनों स्ट्रैंड पहले अलग अलग हो गए। देखो यहाँ पे साफ साफ ये रेड वाला स्ट्रैंड देखो अलग अलग हो, ये रेड वाला स्ट्रैंड इधर चला गया, ये रेड वाला स्ट्रैंड इधर चला गया। अब इस स्ट्रैंड के साथ एक नया स्ट्रैंड बना और इस स्ट्रैंड के साथ एक नया स्ट्रैंड बना पर्पल वाला। तो कहीं ना कहीं जो भी नया स्ट्रैंड बन रहा है उसमें क्या है, पुराना वाला स्ट्रैंड बस 50% पार्ट है, जो नेक्स्ट पार्ट है 50% वो नया वाला स्ट्रैंड है। तो हुआ ना कि सेमी कंजर्वेटिव, यानी कि पूरा कंजर्व नहीं हो रहा पुराने वाले जैसा, नहीं एग्जैक्टली सेमी कंजर्वेटिव है ना कहीं ना कहीं। तो वही यहाँ पे एक्सपेरिमेंटल प्रूफ भी यहाँ पे दिया गया है जो मेसेल्सन एंड स्टैहल ने किया था। सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए को एक्चुअली में दो तरह से प्रूव किया गया। सबसे पहले मेसेल्सन एंड स्टैहल ने किया था किस में, यहाँ पे इन्होंने ई कोलाई पे किया था। प्रोकैरियोट में अगर कोई पूछे किसने सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन को प्रूव किया था तो मेसेल्सन एंड स्टैहल ने। और यहीं पे एक छोटा सा पॉइंट दिया हुआ है कि यूकैरियोट में, यानी कि जो वीसिया फाबा है ना, यानी ये यूकैरियोट है यार, ऑब्वियसली बात है ये बीन है तो कहीं ना कहीं फाबा बीन, तो इसमें किसने सेमी कंजर्वेटिव फॉर्म में डीएनए रेप्लिकेट होता है किसने प्रूव किया था, तो टेलर ने प्रूव किया था। तो ये वाली बातें तुमको याद रखनी है भाई, ठीक है। इन्होंने कब किया था, 1958 में टेलर और उनके कलीग्स ने, जबकि इन्होंने कब किया था, इन्होंने भी 1958 में किया था, दोनों ने सेम टाइम पे किया था। याद रखनी है इस चीज़ को। देखो क्या क्या, देखो ई कोलाई के बारे में तो जैसे मैंने पहले ही बताया है, प्रोकैरियोट है तो इंसान की तरह जो है पूरा 24 घंटा नहीं लेगा डिवाइड करने में, 20 मिनट में डिवाइड कर जाता है। देखो तो 20 मिनट में क्या हुआ कि ये जो है ना, अब इसको डिवाइड करना है तो ऑब्वियस बात है ये अपने जो है डीएनए रेप्लिकेट करेगा। तो डीएनए रेप्लिकेट करने के लिए क्या करेगा, दोनों स्ट्रैंड्स जो थे देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे इन्होंने क्या किया कि काफ़ी जनरेशन तक ई कोलाई को है ना यहाँ पे रेडियो एक्टिव नाइट्रोजन नहीं है, ये हैवी नाइट्रोजन है 9N15। तो क्या किया कि काफ़ी जनरेशन तक हैवी नाइट्रोजन में ई कोलाई को ग्रो किया। तो क्या हुआ, उसका जो है जेनेटिक मटेरियल वो हैवी वाला नाइट्रोजन ले लिया, क्योंकि हम जानते हैं ना कि हमारे डीएनए में, हमारे आरएनए में नाइट्रोजन पाया जाता है ना, मतलब नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं, ठीक है। तो जब उनको सेंट्रीफ्यूगेशन किया तो देखो यहाँ पे हैवी नाइट्रोजन, दोनों स्ट्रैंड में हैवी नाइट्रोजन था। लेकिन अब जो ई कोलाई को ग्रो कर रहे हैं वो हम लोग नॉर्मल नाइट्रोजन में, यानी कि नाइट्रोजन 14 में ग्रो कर रहे हैं। तो क्या करेगा, वो अपना सेमी कंजर्वेटिव डीएनए को रेप्लिकेट करने के लिए दोनों स्ट्रैंड्स को अलग अलग करेगा और अपने आसपास से जो है नया नया नाइट्रोजन मॉलिक्यूल को उठाएगा अपना नया न्यूक्लियोटाइड जोड़ने के लिए। तो देखो यार N15 वाला पुराना वाला रेड वाला तो है, लेकिन बाहर से क्या हुआ, ग्रीन वाला जो नया वाला इन्होंने नाइट्रोजन यूज़ किया, N14 वाला यूज़ किया। तो तुम देख पाओगे ना कि एक स्ट्रैंड से यहाँ पे डॉटर सेल्स, दो सेल्स में डिवाइड करने के लिए दो नए स्ट्रैंड्स बनाए, डबल हेलिकल स्ट्रैंड्स, और वहाँ पे एक स्ट्रैंड जो है वो N15 को कैरी कर रहा है और पुराना वाला मतलब नया वाला जो है वो N14 को कैरी कर रहा है, पुराना वाला N15 को कैरी कर रहा है। तो देख पा रहे हो ना कि अब डेंसिटी में अगर हम सेंट्रीफ्यूगेशन करके देखेंगे तो ये जो है हैवी की तरह दोनों स्ट्रैंड नीचे नहीं आएंगे बल्कि इंटरमीडिएट में आएगा, ये स्ट्रैंड भी दोनों में N14 और N15 दोनों चीज़ है। तो ठीक है, एक जनरेशन के बाद जो है यहाँ पे इंटरमीडिएट डेंसिटी हम लोगों को देखने को मिल रही है, ठीक है। लेकिन फिर और 20 मिनट के बाद, यानी यहाँ से अब 40 मिनट बीत गया, तो अब क्या होगा, अब ये जो है फिर से जो है ये वाला जो स्ट्रैंड जिस भी बैक्टीरिया में गया है ये भी दो पार्ट में टूटेगा, है ना। तो एक तो रेड वाला स्ट्रैंड चला जाएगा, है ना, और एक जो है यहाँ पे ग्रीन वाला स्ट्रैंड अलग हो जाएगा। तो देखो ये रेड वाला स्ट्रैंड अलग हो गया, ग्रीन वाला स्ट्रैंड अलग हो गया, इसका भी सेम कहानी, रेड वाला स्ट्रैंड अलग, ग्रीन वाला स्ट्रैंड अलग। फिर से इसको अपने डॉटर सेल्स में डालने के लिए बाहर वाले जनरेशन से फिर से जो है नॉर्मल नाइट्रोजन उठाएगा, N14 उठाएगा। देखो N14 वाला, N14 वाला, N14 वाला, N14 वाला। तो क्या किया इसने, अब तुमको दिख रहा है ना कि अब जो 4 बैक्टीरिया बने हैं, इस वाले बैक्टीरिया में सारा स्ट्रैंड नॉर्मल है N14 वाला, जबकि इसमें जो है इंटरमीडिएट डेंसिटी वाला, इसमें भी इंटरमीडिएट डेंसिटी वाला, एक 14 वाला है तो एक 15 वाला है, जबकि यहाँ पे जो है दोनों स्ट्रैंड में नॉर्मल नाइट्रोजन है। तो अब जो है अगर तुम यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगेशन में देखोगे तो तुमको यहाँ पे क्या दिखेगा, हाइब्रिड वाला भी देखने को मिले, दोनों हाइब्रिड वाला है ना डेंसिटी में, और ये दोनों क्या है, लाइट वाला है। तो कहीं ना कहीं मेसेल्सन स्टैहल के एक्सपेरिमेंट से साफ साफ प्रूफ हो रहा था कि हर 20 मिनट के बाद, है ना, काफ़ी जल्दी उन्होंने देख के बता दिया कि भाई देख लो सेंट्रीफ्यूगेशन में मेरे को डेंसिटी का ऐसे चेंज आ रहा है, डीएनए हाइब्रिड बन रहा है या फिर प्योर N14 भी की तरफ बनता दिख रहा है। तो वही पूछ रहा है, बताओ यार तुमने 40 मिनट में यहाँ पे एनसीईआरटी ने बताया है, अब तुम बताओ कि 80 मिनट के बाद क्या हुआ, तो तुम अपना बता देना यार। और फिर वही है, सेमी कंजर्वेटिव एग्जाम में आएगा कि किसने ई कोलाई में प्रोकैरियोट में प्रूव किया था, तो मेसेल्सन स्टैहल ने, और किसने जो है यूकैरियोट में प्रूव किया, तो हमको यहाँ पे वीसिया फाबा में टेलर ने प्रूव किया था सेम ईयर में 1958 में। ये नीट में भी आ चुका है, तो तुमको ये चीज़ें याद रखनी है, ठीक है। अब यहाँ पे जो है बोल रहा है कि डीएनए से आगे नया डीएनए स्ट्रैंड बनाने के लिए कौन सा एंजाइम चाहिए, तो डीएनए पॉलीमरेज चाहिए, ठीक है, ओके, डीएनए पॉलीमरेज चाहिए, फाइन। देखो यार यहाँ पे भी कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट है, मैं स्किप नहीं करती हूँ, बता देती हूँ। देखो 20 मिनट में पूरा सेल डिवाइड करता है ना ई कोलाई का,
20 मिनट में सेल डिवाइड करता है। ई कोलाई का सेल 20 मिनट में डिवाइड करता है, पूरा डिवीजन कंप्लीट, मतलब डीएनए रेप्लिकेशन भी कंप्लीट, फिर सेल डिवीजन भी कंप्लीट। लेकिन पूरा टाइम है 20 मिनट, जिसमें कि 90% टाइम खाली डीएनए रेप्लिकेशन के लिए लगता है। तो 20 मिनट का लगभग 90% टाइम, यानी कि 18 मिनट खाली जो है वो डीएनए रेप्लिकेट करने, एस फेज में, मतलब एस फेज एक्चुअली में नहीं है उनका टेक्निकली, वो यूकैरियोट्स का फेज है ना, एस फेज ये वो दिस दैट। लेकिन जो डीएनए रेप्लिकेशन वही अकेले जो है 90% टाइम, यानी 20 मिनट का 90% 18 मिनट ले लेता है। अगर 18 मिनट में उसने जो है 4.6 × 10⁶ बेस पेयर को रेप्लिकेट किया है, तो यानी कि 1 सेकंड में कितना किया होगा, तो वो ऐसे 2000 पर बेस पेयर है ना, पर सेकंड इन्होंने रेप्लिकेट किया है ई कोलाई ने। ये सारी चीज़ें याद रखनी है। तो डीएनए पॉलीमरेज जो है वो किस पे डिपेंडेंट है, डीएनए के टेम्पलेट पे डिपेंडेंट है ना। तो उसके अलावा डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज के अलावा है ना बहुत सारे और भी एंजाइम्स चाहिए, ठीक है, जो कि इस डीएनए रेप्लिकेशन को एक बढ़िया तरीके से करे। देखो यहाँ पे रेप्लिकेशन फॉर्क लिखा हुआ है। रेप्लिकेशन फॉर्क मतलब क्या है कि जैसे डबल स्टैंडर्ड डीएनए था, तो कहीं ना कहीं से हमको इसको ऐसे हेलिक्स को खोलना पड़ेगा, है ना, हेलिकेज एंजाइम से हेलिक्स को खोलना पड़ेगा, ताकि दोनों स्ट्रैंड्स अलग हो जाए और फिर यहाँ पे नए स्ट्रैंड्स बने। तो देखो यार, नए स्ट्रैंड्स बनाने के लिए तुमको क्या करना पड़ेगा, नए स्ट्रैंड्स बनाने के लिए जैसे फॉर एग्जाम्पल ये वाला स्ट्रैंड खोला, तो ये 3' to 5' था, तो यहाँ पे 5' to 3' होगा। नया स्ट्रैंड जोड़ने के लिए मेरे को यहाँ पे जो है एक प्राइमर जोड़ना पड़ेगा। अब प्राइमर जो जोड़ा, तो ये अगर 3' था ये वाला, तो ये 5' होगा। तो 5' है, तो यहाँ पे जो भी नया न्यूक्लियोटाइड जोड़ रहे हैं वो 3' पे जोड़ रहे हैं। और हम जानते हैं कि 3' इंड पे जो है रिएक्टिव OH ग्रुप होता है। तो चलो बहुत बढ़िया, 3' पे हम रिएक्टिव ग्रुप है, तो हम खटाखट नया जो है न्यूक्लियोटाइड जोड़ के खटाखट लगातार जो है डीएनए पॉलीमरेज काम चलाते रहेगा, बनता रहेगा। इस केस में क्या होगा, इस केस में जैसे मैंने रेप्लिकेशन फॉर्क खोला, तो ये 5' था, तो यहाँ पे क्या होगा 3', तो 3' इंड है, और ये क्या है मेरा 5' इंड हो गया, है ना, ये 3' इंड हो गया, ये क्या हो गया 5' इंड। क्या हम 5' इंड पे नया न्यूक्लियोटाइड जोड़ सकते हैं? नहीं जोड़ सकते हैं, नहीं जोड़ सकते हम लोग 5' पे नया। तो क्या होगा, फिर जो है तुमको नया प्राइमर चाहिए होगा, फिर जो है तुमको नया प्राइमर, बार जो है नया प्राइमर चाहिए होगा। जबकि इस केस में एक ही प्राइमर से काम चला जाएगा, क्योंकि 3' पे ही नया न्यूक्लियोटाइड्स तुम लगातार जोड़ सकते हो। जबकि यहाँ पे ऐसी सिचुएशन नहीं है, यहाँ पे जो है 3' या 5' है, तुम 5' पे नया जो है प्राइमर नहीं जोड़ सकते, कुछ भी नहीं जोड़ सकते। 5' इज नॉट अ रिएक्टिव एंड, इसकी वजह से ये डिसकंटिन्यूसली बनता है, बहुत सारे प्राइमर्स की जरूरत पड़ती है, जबकि यहाँ पे कंटिन्यूसली बनता है, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पे बता रहा है, टेम्पलेट मतलब होता है वो डीएनए जिसको देख के हम आगे रेप्लिकेशन करते हैं, वही चीज़ यहाँ पे लिख रहा है। जो लगातार बनेगा उसको लीडिंग स्ट्रैंड बोलेंगे, जो ऐसे टूट के बनेगा उसको हम लैगिंग स्ट्रैंड कहेंगे। हाँ, ये जो छोटे छोटे टुकड़े यहाँ पे बन गए, इनको फाइनली डीएनए लाइगेज एंजाइम की हेल्प से जोड़ लिया जाता है। और ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन क्या है, जहाँ से भी रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा। तो पूरा डीएनए में है ना, ऐसा नहीं कि कहीं से भी तुम स्टार्ट कर सकते हो, जहाँ से इसको खोलना यानी आसान हो, यानी कि हेलिक्स को खोलना आसान हो। अब कहाँ से हेलिक्स खोलना आसान होगा, जहाँ पे ATT ज़्यादा देखने को मिले, GCC अगर ज़्यादा देखने को मिल रहा है, तो 3 H बॉन्ड को तोड़ना मुश्किल है, 2 H बॉन्ड को तोड़ना आसान है। तो इसलिए यहाँ पे origin of replication is always rich in adenine and thymine, not guanine and cytosine. ओके, तो ये डीएनए रेप्लिकेशन के बारे में बस इतना ही जानना था, मैंने शॉर्ट में तुमको बताया है। ओके ओके ओके, चलो आते हैं अब डीएनए से डीएनए बनना हमने पढ़ लिया है। और हाँ, ये छोटे छोटे टुकड़े को ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स कहते हैं। तो ये सारी चीज़ें बात की बात है। चलो अब आते हैं डीएनए से डीएनए बनना पड़ लिया, अब डीएनए से आरएनए बनना पड़ता है। डीएनए से आरएनए बनने को क्या बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन। तो यहाँ पे जो है ट्रांसक्रिप्शन के बारे में तुमको बताया जा रहा है, ठीक है। ट्रांसक्रिप्शन में बेसिकली डीएनए से आरएनए बनाना है, तो डीएनए का एक जो पार्ट है उसको प्रोमोटर कहोगे, दूसरे पार्ट को स्ट्रक्चरल जीन और तीसरे पार्ट को टर्मिनेटर। देखो जैसे ये दोनों डीएनए है, डबल हेलिकल है, तो इस वाले पार्ट को प्रोमोटर, इस वाले पार्ट को स्ट्रक्चरल जीन और इस वाले पार्ट को क्या कहेंगे हम लोग, टर्मिनेटर कहेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे यार, यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन होता है बच्चों को, एक स्टैंड को कोडिंग कहोगे, दूसरे स्टैंड को क्या कहोगे, टेम्पलेट। कोडिंग स्टार्ट एक्चुअल में कोडिंग है ही नहीं, वो कुछ कोड वोड नहीं करता, टेम्पलेट ही एक्चुअली नए वाले आरएनए को कोड करता है। अब देखो जैसे कि कोई भी एंजाइम हो, डीएनए पॉलीमरेज हो या आरएनए पॉलीमरेज हो, वो हमेशा जो है नया वाला जो भी स्ट्रैंड बन रहा है उसके 3' इंड पे ही जो है न्यूक्लियोटाइड्स को जोड़ सकता है, या तो डीएनए बनाने के लिए या आरएनए बनाने के लिए। तो तुम बताओ अगर ये 3' था या 5' लिखा हुआ है, तो यहाँ पे जो है नया जो प्राइमर जोड़ेंगे उसका ये 5' इंड होगा, ये 3' इंड होगा, तो 3' पे ही तुम नया जो है वो क्या जोड़ सकते हो, न्यूक्लियोटाइड्स जोड़ सकते हो। तो कहीं ना कहीं जो हमारा टेम्पलेट स्ट्रैंड है, यहीं पे प्रमोटर वाले इंड पे ही जो है ना, यहीं पे प्रमोटर वाले इंड से ही हम लोग जो है 3' इंड पे नया जो है न्यूक्लियोटाइड जोड़ के क्या करते हैं कि आरएनए फॉर्म करते हैं, ठीक है। ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइड यहाँ पे है, ठीक है। अब देखो यार, बैक्टीरियल ट्रांसक्रिप्शन और जो यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन, इन दोनों में डिफरेंस है, मतलब प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के ट्रांसक्रिप्शन में डिफरेंस तो होता है, ठीक है। तो देखो होता क्या है, सबसे पहले जो है ना बैक्टीरिया को बता देती हूँ। सबसे पहले जो है आरएनए पॉलीमरेज, यानी कि
DNA डिपेंडेंट RNA पॉलीमरेज, वो आता है और कहाँ पे बाइंड करता है, प्रोमोटर पे आके बाइंड करता है, और प्रोमोटर बाइंड करेगा तो वो जो RNA पॉलीमरेज है, देखो यहाँ पे बताया भी हुआ है, नीचे आते हैं, हाँ, तो ये जो RNA पॉलीमरेज एंजाइम है, इसको जैसे ही ये बाइंड किया, तो जैसे ही इनिशिएट किया, इसके साथ आकर के एक फैक्टर जुड़ता है, सिग्मा फैक्टर, तब जाके ये इनिशिएशन स्टार्ट होता है। फिर इलॉन्गेशन के टाइम पे सिग्मा फैक्टर अलग हो जाता है, अकेले ये मस्त RNA पॉलीमरेज जो है नया RNA बना देता है, और जैसे टर्मिनेटर पे ये पहुंचता है ये एंजाइम, यानी कि हमारा RNA पॉलीमरेज, इसके साथ रो फैक्टर जुड़ जाता है और RNA फ्री RNA नया mRNA जो है निकल जाता है। देखो बैक्टीरियल DNA को, बैक्टीरियल जीन्स को हम पॉलीसिस्टोनिक कहते हैं, कैसे याद रहेगा, P फॉर प्रोकैरियोट, P फॉर पॉलीसिस्टोनिक जीन। क्यों? क्योंकि यार एक ही जीन, यानी कि मतलब एक ही पर्टिकुलर जीन को तुमको यहाँ पे एक्टिवेट करना पड़ेगा, है ना, तो तुम बहुत सारे प्रोटीन्स यानी बहुत सारे RNAs बना सकते हो। देखो इंसान का जो जीन है यानी कि यूकैरियोटिक जीन है, वो पॉलीसिस्टोनिक नहीं है, वो मोनोसिस्टोनिक, यानी हर जीन को अलग अलग एक्टिवेट करना पड़ेगा। यहाँ पे क्या सिचुएशन था ना प्रोकैरियोट्स के केस में, कि एक ही जगह पे तुमको प्रमोटर यहाँ देखने को मिलेगा, और इसी प्रमोटर के साथ अगर तुमने RNA पॉलीमरेज को जोड़ दिया, खटाखट बहुत सारे स्ट्रक्चरल जीन्स जो है नया जो है तुमको RNA बना के दे देंगे, यानी कि बार बार एक्टिवेशन की जरूरत नहीं है, तो कम एनर्जी लगती है ना प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन में, जबकि यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन में यार ज़्यादा एनर्जी लगती है, बार बार एक्टिवेशन करना पड़ता है। और होता क्या है ना कि इस केस में जब तक पूरा ट्रांसक्रिप्शन नहीं होता उससे पहले ही ट्रांसलेशन भी स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि बैक्टीरिया के अंदर क्या है ना कि वैसा कोई कंपार्टमेंट तो है नहीं कि न्यूक्लियस अलग है और बाहर अलग कुछ चल रहा है साइटोप्लाज्म में, तो ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन सब यहाँ साइटोप्लाज्म में ही होता है प्रोकैरियोट्स में। यूकैरियोट्स में क्या है ना, ट्रांसक्रिप्शन तो न्यूक्लियस के अंदर होता है, लेकिन ट्रांसलेशन जो है वो बाहर देखने को मिलता है, यानी न्यूक्लियस के बाहर साइटोप्लाज्म में देखने को मिलता है। ओके वो प्रोकैरियोटिक के बारे में था। अब आते हैं यूकैरियोट। देखो यूकैरियोट में यहाँ पे अलग से दिया हुआ है। यूकैरियोट्स में क्या सिचुएशन है ना, सबसे पहला कि यहाँ पे जो एक्सॉन इंट्रॉन, तो शायद तुम जानते होंगे, इंट्रॉन मतलब होता है इनएक्टिव और एक्सॉन मतलब एक्सप्रेसिव, यानी कि एक्चुअल में जो है एक्सॉन इंट्रॉन दोनों। देखो जैसे फॉर एग्जाम्पल यूकैरियोटिक में क्या होता है ना, देखो प्रोकैरियोटिक में RNA पॉलीमरेज क्या था, एक नॉर्मल सा RNA पॉलीमरेज था, वही जो है अलग अलग तरह के RNA को बना दे रहा था, जबकि यूकैरियोट ट्रांसक्रिप्शन में थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी है कि तुमको अगर tRNA बनाना है या mRNA बनाना है या rRNA बनाना है, सबके लिए तुमको अलग अलग टाइप ऑफ RNA पॉलीमरेज चाहिए। ठीक है, 3 अलग अलग तरह के RNA पॉलीमरेज चाहिए, यहाँ पे लिखा भी हुआ है। ठीक है, यहाँ पे लिखा भी हुआ है, देखो यहाँ RNA पॉलीमरेज 1, तो वो क्या करता है, वो अगर RNA पॉलीमरेज 1 एंजाइम तुम यूज़ कर रहे हो तो उससे तुम rRNA को बना सकते हो, राइबोसोमल RNA को। ठीक है, अब राइबोसोमल RNA का यहाँ पे सब यूनिट्स दिया हुआ है, 28S या 18S या 5.8S। अगर तुम RNA पॉलीमरेज को यूज़ कर रहे हो तो किसको बना सकते हो, tRNA को बना सकते हो, या फिर 5S, ये rRNA है, ये tRNA नहीं, राइबोसोमल RNA का ही एक 5S टाइप है, वो RNA पॉलीमरेज 1 से नहीं बल्कि 3 से बनता है। और स्मॉल न्यूक्लियर RNA छोटा सा RNA है ना। और RNA पॉलीमरेज 2 से तुम बना सकते हो HNRNA को। HNRNA मतलब होता है हेट्रोन्यूक्लियर RNA, जो बाद में जाकर के mRNA बनता है। तो एग्जाम में अगर आए कि rRNA को किसने बनाया, तो RNA पॉलीमरेज 1 ने बनाया मोस्टली, लेकिन rRNA का एक टाइप है 5S rRNA, इसको RNA पॉलीमरेज 3 ने बनाया है। ठीक है, mRNA को बनाया है RNA पॉलीमरेज 2 ने, और tRNA को बनाया है RNA पॉलीमरेज 3 ने। तो ये जो 3 अलग अलग तरह के RNA पॉलीमरेज लग रहे हैं, ये सिर्फ यूकैरियोट्स में लगते हैं, प्रोकैरियोट्स में ये नहीं लगते। प्रोकैरियोट्स में सिर्फ एक ही RNA पॉलीमरेज हर तरह का है ना RNA बना देता है। ठीक है, प्रोकैरियोट्स में भी होते हैं तीनों तरह के RNA, सेम ही RNA पॉलीमरेज से बनते हैं। दूसरा देखो यहाँ पे ये पूरा DNA तुमको दिख रहा है यूकैरियोट का, लेकिन क्या पूरा DNA एक साथ बहुत सारे RNA में बन रहा है? नहीं, एक पर्टिकुलर पार्ट ऑफ DNA ही यहाँ पे जो है RNA बना रहा है। इतने लंबे DNA को अगर तुम पूरे को RNA में कन्वर्ट करने चलोगे तो काफ़ी एनर्जी लगेगी, एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस है, इसलिए एक छोटा सा साइट ही यहाँ पे जो है आगे जा करके प्रोटीन या फिर सबसे पहले RNA बनाने में इन्वॉल्व होता है। अब देखो हुआ क्या, अब जैसे ही हमने जो है ना नया RNA यहाँ पे बनाया, तो जो RNA यहाँ पे बन रहा है इसमें तुमको एक्सॉन इंट्रॉन दोनों दिख रहा है। इंट्रॉन जो है वो बकवास चीज़ है, एक्सॉन जो है एक्सप्रेस होगा वो सही चीज़ है। तो क्या हुआ, जैसे ही ये बना सबसे पहले क्या की गई, इसमें कैपिंग की गई। कैपिंग मतलब होता है ना कैप यहाँ पे पहनाना, यानी 5' इन पे जो है गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट का कैपिंग। ये चीज़ तुमको प्रोकैरियोट में देखने को नहीं मिल रही थी। यूकैरियोट में 3 एडिशनल चीज़ देखने को मिलती है, कैपिंग है ना, टेलिंग और फिर फालतू चीज़ का कटिंग है ना। तो वो चीज़ तुमको मैंने यहाँ पे बताया कि सबसे पहले कैपिंग 5' इन पे, टेलिंग 3' इन पे, कैपिंग गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट, और टेल जो है पॉली एडेनाइड टेल, यानी कि बहुत सारा एडेनिन ऐसे 200 से 300 एडेनिन ऐसे जुड़ा रहेगा, 3' इन पे जोड़ देंगे। और किया क्या, बकवास चीज़ यानी इंट्रॉन को यहाँ पे स्प्लाइसिंग
यानी कट करके हटाया, आरएनए स्प्लाइसिंग कट करके हटा दिया, तो इंट्रॉन हट गया, जो एक्सप्रेस होगा एक्सॉन वही रहा। तो कहीं ना कहीं अगर तुमसे कोई पूछे भाई मेरे को बताओ प्रो और यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन में क्या डिफरेंस है, तो सबसे पहले प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन और प्रोकैरियोटिक ट्रांसलेशन सब एक ही जगह पे होता है, यानी कि उसका जो भी एरिया है, क्योंकि वहाँ पे कोई कंपार्टमेंट तो वैसे है नहीं। दूसरा, प्रोकैरियोट्स में यार एक ही बार हमको एक्टिवेट करना होगा, यानी कि वो पॉलीसिस्टोनिक है, एक ही जगह पे अगर हम प्रोमोटर को एक्टिवेट कर रहे हैं तो पूरा का पूरा वहाँ पे डीएनए ट्रांसक्राइब और ट्रांसलेट हो सकता है। वहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन साथ में स्टार्ट हो जाता है, ट्रांसक्रिप्शन पूरा खत्म होने से पहले ही ट्रांसलेशन स्टार्ट हो जाता है प्रोकैरियोट्स के केस में, और वहाँ पे एक ही आरएनए पॉलीमरेज लगता है। और प्रोकैरियोट में कोई झंझट नहीं एक्सॉन इंट्रॉन का, है ना, सारा का सारा एक्सप्रेस हो सकता है, सारा एक्सॉन ही है। यूकैरियोट्स में क्या डिफरेंस है ना, 3 एडिशनल स्टेप यहाँ पे देखने को मिलेगा, है ना, यहाँ पे जो है कैपिंग, टेलिंग और स्प्लाइसिंग देखने को मिलेगी, और पूरे के पूरे डीएनए को एक साथ हम जो है ट्रांसक्राइब नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये वाली चीज़ें, नहीं तो बहुत ज़्यादा एनर्जी यहाँ पे लगेगी। तो ये चीज़ तुमको याद रखो, पॉलीसिस्टोनिक हो गया प्रोकैरियोटिक डीएनए कि बहुत सारे सिस्ट्रॉन, बहुत सारे जीन्स एक साथ एक्टिवेट हो सकते हैं, जबकि यूकैरियोट्स में वो मोनोसिस्ट्रॉनिक होता है, यानी कि तुमको हर बार हर जीन को, हर सिस्ट्रॉन को आगे कन्वर्ट कराने के लिए तुमको जो है नया स्विच जो है ऑन करना पड़ेगा। बाकी यहाँ पे एंजाइम्स का नाम याद रखना, आरएनए पॉलीमरेज 1 से आरएनए बनता है, आरएनए पॉलीमरेज 2 से एमआरएनए बनता है, और आरएनए पॉलीमरेज 3 से टीआरएनए का ट्रांसक्रिप्शन होता है। तो ये तुमको याद रखना है। तो ये था हमारा पूरा ट्रांसक्रिप्शन के बारे में। ट्रांसलेशन पढ़ने से पहले यहाँ पे जेनेटिक कोड दिया हुआ है। अरे जेनेटिक कोड का मतलब बस ये है ना, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे यू दिया हुआ है, तो यू अगर किसी आरएनए में है ना, कोड है ये, है ना, कोडॉन मतलब क्या होता है, ऐसे 3 नाइट्रोजनस बेस का ऐसे कोई भी सीक्वेंस। तो अब हम बताओ यार, आरएनए को देख के ही ना प्रोटीन बनाते हैं, और प्रोटीन को बनाने के लिए क्या होगा, अमीनो एसिड्स को लाना पड़ेगा। तो अगर आरएनए में सीक्वेंस है ट्रिपल यू, तो एक अमीनो एसिड आएगा फिनाइलएलानिन, उसके बगल में जस्ट आरएनए, उसमें सीक्वेंस है मान लो कि CU, तो कौन सा अमीनो एसिड आएगा, ल्यूसीन आएगा। तो वही चीज़ यहाँ पे देखने को मिल रही है। अब यहाँ से यार बहुत सारा क्वेश्चन आता है, तो मेरे को यहाँ पे समझा देना। सबसे पहले जेनेटिक कोड जो है जॉर्ज गेमोर ने दिया था, जो यहाँ लिखा होगा, एक बार देख लेना तुम लोग। ओके, इस चीज़ में मैं आऊँगी 2 मिनट के बाद। फिलहाल यहाँ पे देखते हैं, ये सारे से क्वेश्चन आता है। जेनेटिक कोड जो है ना वो ट्रिपलेट है, तो ऐसा हमने क्यों लिखा जाए, चलो एक एडेनिन है, इसी से एक जो है अमीनो एसिड आता होगा, या एडेनिन और एडेनिन, या एडेनिन और थाइमिन, मतलब डबलेट से आता होगा। हमने ये क्यों सोचा कि नहीं ट्रिपलेट से ही आता होगा। तो उस चीज़ को समझने के लिए एग्जांपल देती हूँ। देखो, दुनिया में टोटल 20 अमीनो एसिड्स हैं, तो मान लो एक ही नाइट्रोजनस बेस से एक ही अमीनो एसिड आता है ना, तो टोटल जो है कितने अमीनो एसिड्स हैं हमारे पास, है ना, टोटल हमारे पास जो है, अगर एक नाइट्रोजनस बेस से जो है अगर एक ही अमीनो एसिड आता, तो हमारे पास नाइट्रोजनस बेस कितना, पहले वो देखते हैं। 4 है, एडेनिन, साइटोसिन, है ना, यूरेसिल और गुआनिन। आरएनए में ये चारों देखने को मिलते हैं। तो 4 ही अमीनो एसिड्स आ पाते हैं। अगर एक से एक अमीनो एसिड आता है, एक नाइट्रोजन बेस है, तो 4 ही अमीनो एसिड आ पाते हैं। लेकिन अमीनो एसिड कितने इन्वॉल्व हैं आगे ट्रांसक्रिप्शन में, ट्रांसलेशन में, कितने अमीनो एसिड्स हैं जो कि प्रोटीन में पाए जाते हैं, तो 20 पाए जाते हैं। तो ये वाला चीज़ तो गलत है। अगर मान लो कि 2 नाइट्रोजनस बेस के कॉम्बिनेशन से एक अमीनो एसिड आता है ना, तो हम जो है अपना परमुटेशन कॉम्बिनेशन, जो भी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ये लोग लगाते थे, तो उससे क्या लगा कि अगर 2 नाइट्रोजनस बेस के कॉम्बिनेशन से एक अमीनो एसिड आता, तो फिर क्या हो रहा था, 4 का स्क्वायर कर लेते हैं, तो यहाँ पे कितना होता, 16, 4 टू द पावर n करके निकालते हैं, है ना। तो क्या होगा कि 2 नाइट्रोजनस बेस से अगर एक अमीनो एसिड आता, तो 4 का स्क्वायर 16 ही अमीनो एसिड होते, जबकि होते कितने हैं प्रोटीन में इन्वॉल्व, है ना, टोटल 20। तो अगर मान लो कि 3 नाइट्रोजनस बेस के कॉम्बिनेशन से जो है अगर अमीनो एसिड आता, तो 3 है तो 4 टू द पावर 3, तो क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पे, है ना, 64। तो हाँ, 64 अमीनो एसिड, चलो समझ में आता है कि 64 अमीनो एसिड तो वैसे इन्वॉल्व है नहीं, लेकिन 20 से तो ज़्यादा है। इसका मतलब क्या है कि 3 नाइट्रोजनस बेस के कॉम्बिनेशन से अमीनो एसिड आते हैं, लेकिन मोर देन 1 कॉम्बिनेशन, यानी कि एक से ज़्यादा कॉम्बिनेशन सेम अमीनो एसिड के लिए भी कोड कर सकता है। यानी कि कुछ अमीनो एसिड है जो एक से ज़्यादा, है ना, कोडॉन से भी कोड हो सकता है। इसलिए जो कोडॉन है, यानी कि जो अमीनो एसिड्स को लाने वाला जो नाइट्रोजनस बेस का कॉम्बिनेशन है, वो डीजेनरेट है। डीजेनरेट मतलब सब बराबर है, कोई किसी से ऊपर नहीं है, ठीक है। 61 जो कोडॉन है वो अमीनो एसिड्स के लिए कोड करते हैं। हर कोडॉन जो है ट्रिपलेट है। 3 जो है कोडॉन वो किसी के लिए कोड नहीं करते, वो स्टॉप कोडॉन होते हैं। स्टॉप कोडॉन तुमको यहाँ पे याद रखनी है कि रोक देते हैं। स्टॉप कोडॉन हो गया UAA, है ना, UGA एंड UAG, ये तीनों तुमको याद रखना है, ठीक है। स्टार्ट कोडॉन किसको बोलते हैं, AUG को बोलते हैं। और स्टार्ट कोडॉन जो AUG है वो कोड करता है हमारे, है ना, एक अमीनो एसिड्स के लिए भी, मेथियोनिन के लिए भी। तो AUG हम यहाँ पे देख लेते हैं, AU और G वाला चीज़ यहाँ पे, तो AUG देखो यहाँ पे मेथियोनिन के लिए कोड करा है AUG, ये स्टार्ट कोडॉन भी है, ठीक है। कोडॉन यूनिवर्सल है, यानी कि अगर तुम बैक्टीरिया में देखोगे कोडॉन, तो वो भी वही अमीनो एसिड को लाएगा, जो ह्यूमन में देखोगे उसी अमीनो एसिड को लाएगा, ठीक है। एक्सेप्शन है यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर या फिर प्रोटोजोआ के अंदर, वो तुमको याद रखना है। AUG का 2 फंक्शन है, एक तो मेथियोनिन के लिए कोड करता है और दूसरा ये इनिशिएटर कोडॉन भी है। तो ये सारी चीज़ तुमको याद रखनी है।
म्यूटेशन एंड जेनेटिक कोड पे आते हैं यार। तो देखो यार, यहाँ पे एक पॉइंट म्यूटेशन के बारे में तो बता ही रहा है ना, सिकल सेल एनीमिया, जो भी हमने डिस्कस भी किया था पीछे। एक पॉइंट पे अगर म्यूटेशन हो रहा है, ठीक है, तो पॉइंट म्यूटेशन होगा, वो पूरा चेंज कर देगा। 2 पॉइंट में म्यूटेशन हो रहा है तभी वो सीक्वेंस को चेंज कर, लेकिन अगर 3 पॉइंट पे म्यूटेशन हो रहा है तो एक पूरा का पूरा क्या कोडॉन चेंज हो गया। तो एमिनो एसिड का सीक्वेंस उससे चेंज वैसा एज सच नहीं होता है ना। अगर एक बेस हो रहा है चेंज, 2 बेस चेंज हो रहा है तो उसको हम फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन कहेंगे, पूरा फ्रेम ही चेंज हो गया। लेकिन अगर 3 के मल्टीपल में हो रहा है ना, तो उसको जो है हम लोग क्या कहेंगे कि तो उसको हम क्या कहेंगे कि हाँ वो जो है फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन नहीं है, डिलीशन म्यूटेशन नहीं है। टीआरएनए क्या है यार? तो टीआरएनए के बारे में यहाँ पे देखोगे अडेप्टर मॉलिक्यूल है, क्योंकि टीआरएनए क्या करता है कि वो अमीनो एसिड से बाइंड करता है। देखो ये टीआरएनए को देखो, यहाँ पे पहला क्वेश्चन आएगा किस एंड से बाइंड करता है, 3' एंड से बाइंड करता है अमीनो एसिड से, ठीक है। और टीआरएनए के पास होता है एंटीकोडॉन, क्योंकि टीआरएनए जो है ना वो क्या करता है, देखो यहाँ पे एमआरएनए रखा हुआ है। एमआरएनए कैसे बना था? ट्रांसक्रिप्शन से बना था। अब ट्रांसक्रिप्शन क्या करना है? ट्रांसलेशन। तो इस एमआरएनए से मेरे को प्रोटीन बनाना है। प्रोटीन बनाने के लिए मेरे को अलग अलग अमीनो एसिड्स को पास पास लाके इनके बीच में पेप्टाइड बॉन्ड बनाना है। तो कौन है जो कि इस इन्फॉर्मेशन को यानी कि कोडॉन को पढ़ेगा और इनसे आके जुड़ेगा? तो कोडॉन से जुड़ता है एंटीकोडॉन, एंटीकोडॉन होता है टीआरएनए में। टीआरएनए इज अडेप्टर मॉलिक्यूल है ना। ये क्या करता है, साइटोप्लाज्म में जो भी पड़े हुए अमीनो एसिड्स हैं उनको उठा के लाता है और एमआरएनए का कोडॉन पढ़ता है और फिर उसके हिसाब से सीक्वेंस में अमीनो एसिड्स को एक दूसरे के साथ जुड़ता है, ठीक है। तो वाली चीज़ यहाँ पे तुमको दी जा रही है, ठीक है। जो फर्स्ट यानी कि AUG यानी कि जो भी हमारा स्टार्ट कोडॉन है उसके साथ जो भी टीआरएनए जुड़ेगा स्टार्ट कोडॉन के साथ, उसको हम लोग इनिशिएटेड टीआरएनए कहेंगे, ठीक है। अमीनो एसिड एक्सेप्टर एंड इज द 3' एंड ऑफ द टीआरएनए, ठीक है। टीआरएनए जो है उसकी खोज जो है वाटसन क्रिक ने ही की थी। चलो भाई, ट्रांसलेशन करने के लिए यानी कि ये जो प्रोसेस यहाँ पे दिख रहा है, इसको करने के लिए सबसे पहले क्या करना है? चार्जिंग ऑफ टीआरएनए। चार्जिंग ऑफ टीआरएनए मतलब होता है अमीनो एसिड्स को जोड़ना टीआरएनए से, है ना। तो अमीनो एसिड्स जो है वो किस एंड से जुड़ रहे हैं? 3' एंड से। 3' एंड पे टीआरएनए के OH ग्रुप है और अमीनो एसिड में एक क्या है? COH ग्रुप है। तो यहाँ पे एसिड और अल्कोहल जुड़ता है, तो यहाँ पे एसाइलेशन बोलते हैं उसको। एसाइल बॉन्ड यानी कि काइंड ऑफ ईस्टर बॉन्ड तुम कह सकते हो, वो वहाँ पे बन रहा है, COOR काइंड ऑफ बॉन्ड, ठीक है। तो देख पा रहे हो ना, ये एमआरएनए है। एमआरएनए में क्या हुआ कि अच्छा हाँ, राइबोसोम की तो जरूरत पड़ती ही है प्रोटीन बनाने के लिए। तो क्या हुआ, एक स्मॉलर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम से एमआरएनए जुड़ा, फिर एक लार्जर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम आके जुड़ गया मैग्नीशियम आयन के प्रेजेंस में। और क्या हुआ कि तरह तरह से अलग अलग अमीनो एसिड्स को उठा के यहाँ पे देखो, यहाँ बहुत सारे अमीनो एसिड को जोड़ दिया गया टीआरएनए के हेल्प से। और फिर क्या हुआ, इतने सारे अमीनो एसिड जुड़ गए हैं पेप्टाइड बॉन्ड से। अब ये नया वाला अमीनो एसिड उठ के आया है ना। तो क्या होगा, ये पूरा का पूरा जो नया मतलब पुराना जो क्रिएट किया हुआ प्रोटीन है वो इससे आके जुड़ जाएगा। पेप्टाइड बॉन्ड इसी तरह से बनता रहता है, ठीक है। यहाँ पे एक छोटा सा बात लिख रहा है ना कि एमआरएनए में ना स्टार्ट कोडॉन के पहले और स्टॉप कोडॉन के बाद कुछ एडिशनल सीक्वेंस होते हैं जो कभी भी ट्रांसलेशन नहीं होते, उनको हम अनट्रांसलेटेड रीजन कहते हैं, है ना। इफिशिएंट ट्रांसलेशन प्रोसेस करने के लिए इनका होना ज़रूरी है। जब ट्रांसलेशन को तुमको रोकना है अल्टीमेटली, तो जो रिलीज फैक्टर है लास्ट में वो जा करके एट द एंड रिलीज फैक्टर बाइंड टू स्टॉप कोडॉन, यानी स्टॉप कोडॉन के साथ बाइंड करने के लिए कोई भी है ना तुमको टीआरएनए नहीं चाहिए, बस वो स्टार्ट कोडॉन के साथ चाहिए। स्टॉप कोडॉन के साथ टीआरएनए नहीं जुड़ता बल्कि एक रिलीज फैक्टर जुड़ता है, ये वाली बात तुमको याद रखनी है। अब तुम जीन के एक्सप्रेशन को जो है किस किस लेवल पे रेगुलेट कर सकते हो? तो देखो यार, बैक्टीरिया के केस में तुम खाली स्टार्टिंग में ही रेगुलेट कर सकते हो। एक बार स्टार्ट हो गया ना बैक्टीरिया का अगर ट्रांसक्रिप्शन, तो ट्रांसलेशन में जाके ही रुकेगा वो। लेकिन अगर तुमको यहाँ पे यूकैरियोट्स में अगर तुमको उसको अफेक्ट करना है यानी कि रेगुलेट करना है, तो तुम ट्रांसक्रिप्शन में भी उसको चेंज कर सकते हो, या फिर कटिंग के टाइम पे तुम उसको रेगुलेट कर सकते हो। या फिर मान लो कि एमआरएनए बन गया ना, तुमने उसको एमआरएनए बनते टाइम रोका ना, उसको प्रोसेसिंग कट करते टाइम रोका, तो उसके बाद तुम क्या कर सकते हो कि जैसे ही एमआरएनए बन के न्यूक्लियस के बाहर निकल रहा है तो साइटोप्लाज्म में जा रहा है ट्रांसलेट होने के लिए, उस समय रोक सकते हो, ट्रांसलेशन पे रोक सकते हो। लेकिन ई कोलाई के केस में यानी कि कोई भी अगर प्रोकैरियोट है तो उसके केस में जो है ना कंट्रोल कब कर सकते हो? ओनली इन द केस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन, है ना। क्योंकि एक बार अगर ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट हो गया तो उसके बाद तुम कुछ नहीं कर सकते, मतलब उसको रोक नहीं सकते। तो ट्रांसक्रिप्शन के टाइम पे भी कैसे कर सकते हो? तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है ऑपरेटर प्रमोटर, ये सारी चीज़ें जो हैं, ये सारी चीज़ें को हम अभी यहाँ पे लैक ओपेरॉन में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे लैक ओपेरॉन का मतलब क्या होता है? ओपेरॉन मतलब होता है ना कि हाँ, ये अगर स्टार्ट हो गया ऑपरेट, यहाँ पे एक ऑपरेटर चाहिए, तो ये पूरा का पूरा आगे जा करके देख रहे हो यहाँ पे बहुत सारा जीन है, मल्टीपल जीन एक साथ जो है ट्रांसक्राइब और ट्रांसलेट हो सकते हैं। वो सिर्फ प्रोकैरियोट्स में देखने को मिलता है, यूकैरियोट्स के केस में ऐसा नहीं देखने को मिलता है। यूकैरियोट्स का जीन जो है वो मोनोसिस्टोनिक है, जबकि पॉलीसिस्टोनिक है। देखो यहाँ पे क्या बता रहा है, कैसे तुम रेगुलेट कर सकते हो? देखो PIPOZY ये सब जीन्स का नाम है ना। तो आई फॉर क्या होता है ना,
कि ये जो है इनहिबिटर है। तो इनहिबिटर क्या करेगा, एक रिप्रेसर mRNA को बनाएगा और रिप्रेसर प्रोटीन उससे बनेगा, RNA से प्रोटीन, और रिप्रेसर प्रोटीन जाके ऑपरेटर से जुड़ जाएगा। तो ऑपरेटर को ही रिप्रेस कर दिया तो क्या आगे कुछ होगा? नहीं होगा, यानी कि कोई भी ट्रांसलेशन नहीं होगा, ठीक है। लेकिन क्या हुआ कि इसने हमने यहाँ पे इंड्यूसर दे दिया, तो इंड्यूसर क्या करेगा, रिप्रेसर से जुड़ जाएगा और रिप्रेसर को इनएक्टिव कर देगा। और फिर क्या होगा, ये रिप्रेसर जो है इनएक्टिव हो गया तो ये ऑपरेटर से आके बाइंड नहीं कर सकता, और अब ऑपरेटर जो है अपना काम करेगा और यहाँ पे आके RNA पहले बनेगा और फिर प्रोटीन बनेगा। तो इस DNA से RNA से प्रोटीन बना, तो लैक mRNA बना। और फिर हम तो ये यहाँ पे जानते हैं कि लैक ओपेरॉन के केस में क्या होता है ना, कि यहाँ पे लैक्टोज को डाइजेस्ट करने के लिए तरह तरह के एंजाइम्स बनाए जाते हैं। तो देख पाओगे यहाँ पे इंड्यूसर लैक्टोज खुद था, मतलब अगर बैक्टीरिया के आसपास लैक्टोज है तभी वो लैक्टोज जा करके अपने आप को तोड़ने के लिए इंड्यूस कर पाएगा, ठीक है। तो Z जीन जो है याद रखना है, बीटा कैरेक्टोसाइडेज एंजाइम के लिए कोड करता है, जो एंजाइम खुद लैक्टोज को तोड़ता है ना। Y जीन जो है वो परमिएज यानी कि पर्मिलिटी बढ़ाता है। A जो जीन है वो ट्रांसएसरी, ये बार बार नीट में आता है, ठीक है, कि कौन सा जीन है किस पर्टिकुलर एंजाइम के लिए कोड कर रहा है। ये तीनों एंजाइम का नाम है, एज लगा हुआ है, तो इस चीज़ को तुमको याद रखना है। इस ओपेरॉन में इंड्यूसर कौन है, खुद लैक्टोज है, ठीक है। नेगेटिव रेगुलेशन है, या नेगेटिव रेगुलेशन क्यों है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है ना कि एक्चुअल में हमेशा ये रुका रहता है, निगेटिवली ही ये जो है हमेशा रेगुलेटेड रहता है। जब तक यहाँ पे इंड्यूसर नहीं आएगा तब तक ये निगेटिवली ही रेगुलेट रहेगा, ठीक है। हमारा जो यहाँ पे सेकंड लास्ट टॉपिक है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। तो आते हैं हम लोग अपने सेकंड लास्ट इस टॉपिक पे, जिसका नाम है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। तो देखो यार, सबसे पहले ह्यूमन जीनोम का मतलब क्या होता है। जीनोम का मतलब होता है हैप्लॉइड कंटेंट, है ना। जैसे हमारे पास टोटल 46 क्रोमोजोम्स हैं, तो उनमें से सिर्फ 23 क्रोमोजोम्स के बारे में अगर हम लोग जान लेते हैं तो बाकी का 23 तो होमोलोगस ही है, तो उसके बारे में हम लोगों को ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा, राइट। तो वही चीज़ है कि ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में हम लोगों को क्या करना है, क्या किया गया इसमें, कि जो भी सीक्वेंस है बेसिस का, है ना, जिस सीक्वेंस ऑफ बेसिस की वजह से ही ना इंसान का जेनेटिक सेटअप जो है वो डिसाइड होता है, तो उसी को प्रॉपर पता लगाया गया कि हाँ भैया पहला बेस पेयर क्या है, दूसरा बेस पेयर क्या है, तीसरा बेस पेयर क्या है, फर्स्ट क्रोमोजोम पे, फिर सेकंड क्रोमोजोम पे, फिर थर्ड क्रोमोजोम पे। तो ये काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट था, मेगा प्रोजेक्ट था, क्योंकि इसको टोटल कंप्लीट करने में 16 ईयर्स का टाइम लग गया था, ठीक है। अगर जो है तुम ह्यूमन जीनोम तुम जान रहे हो, अभी तुमने पढ़ा है 3 × 10⁹ बेस पेयर, यानी 3 बिलियन बेस पेयर है, ठीक है। और एक बेस पेयर को, है ना, सीक्वेंस करने का जो कॉस्ट था वो $3 था। तो तुम समझ लो कि जो तुम्हारा टोटल 3 बिलियन बेस पेयर थे उनको सीक्वेंस करने में तुमको $9 बिलियन का कॉस्ट पड़ा होगा, है ना। और अगर तुम इन सारे सीक्वेंस जो भी तुमको ऑब्टेन हो उसको तुमको बुक में अगर स्टोर करना हो तो तुमको ना, है ना, ऐसे 3,300 बुक्स जो है बनाने पड़ेंगे, जिसमें हर बुक में 1000 पेजेस होंगे, और हर पेज में, है ना, कितने लेटर्स होंगे, 1000 लेटर होंगे। तो कितना ये बड़ा डेटा है वो तुम समझ रहे हो, इसलिए इतना टाइम लगा, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है, हम यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, है ना, हाई स्पीड कंप्यूटेशनल डिवाइसेस यूज़ करेंगे डाटा को स्टोर करने के लिए, एनालिसिस करने के लिए, रिट्राइव करने के लिए। और उसके अलावा यहाँ पे हम इंफॉर्मेशन निकाल रहे हैं बायोलॉजिकल सिस्टम से, तो इसको हम लोग बायोइन्फॉर्मेटिक्स का ही एक ब्रांच कहेंगे, ठीक है। अब क्या गोल था ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का वो हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। तो एक्चुअली में गोल ये था कि जो भी हमारे 20,000 to 25,000 जो जीन्स हैं ह्यूमन DNA के, उनको जो है आइडेंटिफाई करने का यहाँ पे गोल था, है ना। उसके अलावा जो भी 3 बिलियन जो बेस पेयर्स हैं उनके सीक्वेंस को डिटरमाइन करने का यहाँ पे गोल था, ठीक है। और उन सारे जो भी इंफॉर्मेशन तुमको आए उनको तुमको डेटाबेस में स्टोर करने का गोल था, ठीक है, ओके। और जो भी इससे इश्यूज आ रहे हैं जैसे इथिकल, लीगल, सोशल, ये सारे को एड्रेस करने का भी यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है अगर आप इतना बड़ा प्रोजेक्ट करने जाओगे तो लोग जो है वहाँ पे सवाल उठाएंगे, है ना। तो वही चीज़ है। देखो अब एक्चुअल में यहाँ पे लिखा हुआ है ना 20 to 25,000 जीन्स हैं, लेकिन एक्चुअल में जब ये पूरा कंप्लीट हो गया ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट तो उसमें हम लोगों को 30,000 जीन्स पाए गए, 20 to 25,000 नहीं थे। सोचा जाता था ना कि 3 × 10⁹ बेसेस हैं, यानी 3 बिलियन बेसेस हैं, पर वो एक्चुअल में 3.164 × 10⁹ बिलियन बेसेस थे, ठीक है, ओके। देखो एक्सॉन, इंट्रॉन, एक्सॉन और इंट्रॉन, तो एक्चुअल में हम लोगों को क्या किसका सीक्वेंस पता करना चाहिए था, एक्सॉन का, ठीक है, क्योंकि ये एक्सप्रेस होते हैं। लेकिन इस ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में इंट्रॉन का भी सीक्वेंस बताया गया, यानी कि पूरे होल जीनोम की सीक्वेंसिंग की गई, ठीक है। सिर्फ जो है एक्सप्रेस जो सीक्वेंस है उनको नहीं किया गया। अगर हम लोग सिर्फ एक्सॉन का ही अगर सीक्वेंस निकालते तो उसको हम एक्सप्रेस सीक्वेंस टैगिंग कहते, ठीक है, ओके। यहाँ पे एक और चीज़ बताई गई है कि ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जो है 13 साल लंबा प्रोजेक्ट था। एक्चुअली में ये
टेक्निकली 16 ईयर लंबा प्रोजेक्ट था, लेकिन चलो यहाँ 13 लिखा हुआ है। और ये स्टार्ट कब हुआ था, तो 1990 में स्टार्ट हुआ था और 2003 में ये जो है कंप्लीट हो गया था। यहाँ पे यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ, इन सब का यहाँ पे कंट्रीब्यूशन था। उसके बाद शुरुआती टाइम में ये दोनों थे और फिर बाद में वेलकम ट्रस्ट यूके एक मेजर पार्टनर बन गया। कुछ एडिशनल कंट्रीब्यूशन जापान, फ्रांस, जर्मनी, चाइना बाहर से आए थे। ठीक है, ये प्रोजेक्ट 2003 में कंप्लीट हुआ। ओके, यहाँ पे कुछ ऐसे जानवर के नाम लिखे हुए हैं ह्यूमन के अलावा, जो नॉन ह्यूमन मॉडल है उनको भी पूरा सीक्वेंसिंग किया गया है। तो पूछा जा सकता है एग्जाम में कौन कौन से ऐसे जानवर है इंसान के अलावा जिनके पूरे जीनोम को सीक्वेंसिंग कर लिया गया है, तो वो तुमको याद रखना है यहाँ पे। एक तो राउंड वॉर्म है यहाँ पे, रैबिडाइटिस, ये फ्री लिविंग है, ये कोई भी तरह का पैरासाइट नहीं है। राउंड वॉर्म यानी एस्केलमेंथिस है। ईस्ट हो गया, ये फंजाई है। बैक्टीरिया हो गया। ड्रोसोफिला फ्रूट फ्लाई, इस पर तो बहुत सारा काम किया गया है क्रोमोसोम पे। और यहाँ पे प्लांट में राइस है और एरेबडोसिस है। तो ये सारे को सीक्वेंस कर लिया गया है, तुमको इस चीज़ को याद रखना है। एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग मतलब मैंने अभी तुरंत बताया कि जो एक्सॉन्स है खाली उन्हीं को अगर आइडेंटिफाई कर रहे हो, है ना, जो कि ऐसे जीन्स को आइडेंटिफाई कर रहे हो जो कि आरएनए की तरह खुद को एक्सप्रेस कर पाए, यानी एक्सॉन्स को ही, तो उसको हम एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग कहेंगे। ठीक है, तो खाली इसको नहीं निकालना है, ऐसे भी सीक्वेंस को, ऐसे भी डीएनए को हम लोगों को निकालना है जो कि कोड नहीं कर रहे हो। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें यहाँ लिखी गई हैं। देखो यहाँ से आते क्या लिखा हुआ है, फॉर सीक्वेंसिंग द टोटल डीएनए फ्रॉम अ सेल इज आइसोलेटेड, मतलब किसी इंसान का टोटल डीएनए निकालो, उसको कट लगाओ, कट लगाओगे छोटे छोटे तुमको टुकड़े मिल जाएंगे। हर एक टुकड़े को निकालो और एक पर्टिकुलर दूसरे सेल में यानी होस्ट में जो उसको ट्रांसफ़र करके एक्सप्रेस करने की कोशिश करो। ठीक है, एक्सप्रेस करने के लिए जो होस्ट हम लोग लेंगे, बैक्टीरिया लेंगे, ईस्ट लेंगे, और जो वेक्टर हम लोग ट्रांसफ़र करते हैं वो बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम या फिर ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम ट्रांसफ़र करते हैं, क्योंकि ये बड़े से बड़े डीएनए को अपने साथ लाइगेट करके आगे एक्सप्रेस करवा सकता है। ठीक है, सैंगर एक साइंटिस्ट थे, तुमको याद ये रखना है कि उन्होंने सीक्वेंसिंग के बारे में बताया था कि हाँ ये इसके पहले, ये इसके बाद, ये इसके पहले, ये इसके बाद, मतलब प्रॉपर सीक्वेंस डीएनए में यानी जेनेटिक मटेरियल में, और प्रोटीन्स में जो अमीनो एसिड का सीक्वेंस है वो वाला चीज़ भी यहाँ पे बताया था। देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है 13 साल लंबा प्रोजेक्ट नहीं था, टोटल 16 ईयर्स लगा था, क्योंकि क्रोमोसोम नंबर 1 कम्प्लीटली 2006 में जो है उसके बारे में बताया गया था पूरी सीक्वेंसिंग। वहाँ पे लास्ट जो क्रोमोसोम था वो क्रोमोसोम नंबर 1 ही था जिसकी सीक्वेंसिंग की गई थी। ठीक है, बड़ा सा, इसमें बहुत सारे जीन्स होते हैं, बड़ा सा क्रोमोसोम है, 2968 इस पे जीन्स होते हैं, और सबसे छोटा जो क्रोमोसोम है क्रोमोसोम वाई है। ठीक है, और क्रोमोसोम वाई पे 231 जीन्स होते हैं, ये तुमको याद रखनी है। ठीक है, अनदर चैलेंजिंग टास्क जो था वो क्या था कि असाइन करना है जेनेटिक एंड फिजिकल मैप ऑन द जीनोम। ठीक है, तो इसको अब कैसे आप आगे कैसे फिजिकली आप अरेंज करोगे, कौन सा जीन पहले कौन सा बाद में, तो इसको जो है सैटेलाइट डीएनए के बारे में यहाँ पे जिक्र किया हुआ है। तो देखो यहाँ पे सैटेलाइट डीएनए क्या होता है, देखो बल्क ऑफ डीएनए कुछ और होता है और कुछ जगह पे ना सीक्वेंस ऐसे बेसिस रिपीट होते हैं, तो इनको हम लोग सैटेलाइट डीएनए कह देते हैं। अब सैटेलाइट डीएनए को भी दो पार्ट में, माइक्रो या फिर मिनी सैटेलाइट में आप डिवाइड कर सकते हो। मिनी सैटेलाइट में थोड़ा ज़्यादा बेस सीक्वेंस रिपीट होंगे और माइक्रो में थोड़े कम रिपीट होंगे। अगर हम जो है इसको पूरे डीएनए को अगर हम लोग जो है दो बल्क में डिवाइड करेंगे तो मेजर डीएनए जो है वो बड़ा बल्क बनाएगा, और जो सैटेलाइट डीएनए वो चूँकि कम होता है तो वो छोटा बल्क बनाता है। ठीक है, तो वो हम लोग सैटेलाइट डीएनए उसका बात करते हैं। अब वो माइक्रो और मिनी दोनों हो सकता है। ठीक है, तो मैंने दोनों का डिफरेंस तुमको बता दिया। ये जो मिनी सैटेलाइट है यानी माइक्रो से थोड़ा बड़ा, इसी में हम लोगों को आता है हमारा VNTR यानी वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट, यानी कि मतलब टेंडम मीन्स वो टेंडम मीन्स ऐसे दो, जैसे ए या फिर टी ऐसे बार बार जो है रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, तो मम्मी पापा में जैसे VNTR मिलेंगे वैसे ही बच्चों में मिलेंगे, तो पैटर्निटी टेस्ट करते टाइम ये VNTR का यूज़ जो है देखने को मिलता है। ठीक है, अब देखो सोचा गया था कि कितने बेस पेयर है, 3 × 10⁹, लेकिन आया 3.164 × 10⁹ बेस पेयर। ठीक है, यहाँ पे मिलियन में लिखा, मैंने बिलियन में बता दिया। ठीक है, सोचा ये भी जाता था कि एवरेज जो भी जीन है उसमें 3000 बेसेस मिलेंगे, लेकिन जो सबसे बड़ा हमारा जीन है डिस्ट्रोफिन, प्रोटीन बनाने वाला जीन यानी डिस्ट्रोफिन जीन, उसमें 24 लाख बेसेस होते हैं, 2.4 मिलियन। तुमको वो चीज़ याद रखनी है। ऑलमोस्ट 99.9% जो भी बेसेस हैं वो हम सब में एकदम सेम है। ठीक है, और वैसे भी तुम जानते हो ना कि लेस देन 2% ही एक्चुअल में डीएनए का वो पार्ट है जो आगे अपने आप को एक्सप्रेस कर पाता है, बाकी जो 98% एक्सप्रेस ही नहीं करता। तो तुम जान सकते, इस बात को तुम रिलेट कर पाओगे कि हमारे में लगभग 99% जो न्यूक्लियोटाइड्स है वो एकदम सेम है। 99.9%, 0.01% में ही हमारे में डिफरेंस देखने को मिलता है। लेस देन 2% ऑफ जीनोम कोड्स फॉर प्रोटीन, वो मैंने तुमको भी बता दिया। क्रोमोसोम नंबर 1 पे सबसे ज़्यादा जीन्स होते हैं, अभी बताया था 296 और वाई पे सबसे कम 231। सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म, यानी कि हम सब में ऐसा देखने को मिलेगा कि ऐसा 1.4 मिलियन ऐसे लोकेशन जहाँ पे सिर्फ एक न्यूक्लियोटाइड में है ना डिफरेंस है।
जिसको हम स्निप्स बोलते हैं, जिसकी वजह से चेंज आता है हम सब में। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग मतलब क्या है? फिंगरप्रिंट मतलब क्या है? जैसे नॉर्मल लाइफ में सोचो, फिंगरप्रिंट से मिलाते हैं ना कि हाँ यही बंदा है या नहीं, तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग मतलब डीएनए से भी मिलाते हैं कि हाँ यही बंदा था कि नहीं। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में एक्चुअली में हम लोग डिफरेंस निकालते हैं कुछ स्पेसिफिक रीजन इन द डीएनए जो बार बार रिपीट होते हैं, जिनको रिपीटेटिव डीएनए बोलते हैं। ठीक है, तो वही मैंने अभी बताया कि जो बल्क डीएनए वो रिपीट नहीं हो रहा, वो मेजर पीक बनाएगा जब तुम सेंट्रीफ्यूगेट करोगे, लेकिन छोटा छोटा पीक जो है वो तुमको कौन बनाता हुआ दिखेगा? वही सैटेलाइट डीएनए जो रिपीट हो रहा है। तो अब वो सैटेलाइट डीएनए जो है ना, वो माइक्रो या मिनी सैटेलाइट हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन कि उसमें ज़्यादा बेस पेयर्स हैं तो मिनी सैटेलाइट और कम है तो माइक्रो सैटेलाइट। ये सारे सैटेलाइट किसी भी प्रोटीन को नहीं बनाते, लेकिन एक्चुअल में ये हमारे ह्यूमन जीनोम का बहुत ज़्यादा पार्ट बनाते हैं, है ना। लेकिन ये बल्क नहीं है, लेकिन फिर भी है। तो अगर मान लो कि तुमको किसी भी एक पर्टिकुलर क्राइम साइट से तुमको डीएनए मिला, वो क्रिमिनल का था, तो तुम अगर इन दोनों लोगों पे तुमको सस्पेक्ट है तुम्हारे, तो तुम उनके VNTR को मैच करके यहाँ पे चेक कर सकते हो, या पैटर्निटी टेस्ट में भी तुम चेक कर सकते हो, क्योंकि फादर और मदर से जो है बच्चों का VNTR मिलता है। ओके, तो वो ज़्यादा म्यूटेशन किस में देखने को मिलेगा? इस मतलब VNTR में ही देखने को मिलेगा, क्योंकि इनमें म्यूटेशन होगा भी तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अपने आप को एज अ प्रोटीन आगे एक्सप्रेस नहीं कर पाते। VNTR वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट। VNTR बिलोंग्स टू अ क्लास ऑफ सैटेलाइट डीएनए, जिसको हम मिनी सैटेलाइट बोलते हैं। माइक्रो में नहीं आता ये। स्मॉल डीएनए सीक्वेंस अरेंज टैंडमली, यानी 2K से मल्टीपल में रिपीट हो रहा है, मैनी कॉपी नंबर। अलग अलग क्रोमोजोम और अलग अलग इंडिविजुअल में ये वैरी करता है। तो ये जो नंबर ऑफ रिपीट है बहुत ज़्यादा डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म दिखाता है। VNTR का साइज़ जो है वो 0.1 to 20 KB हो सकता है। एक प्रोब के साथ अगर हम उस VNTR को जोड़ दें, यानी कि एक रेडियो एक्टिव सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए के साथ अगर हम जोड़ दें, तो ऑटो रेडियोग्राम में बहुत सारा अलग अलग साइज़ का हमको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, हर इंडिविजुअल का दूसरे इंडिविजुअल से VNTR डिफरेंट होता है, लेकिन जो आइडेंटिकल ट्विंस हैं उनका VNTR एकदम सेम होता है। PCR के बारे में तुमको आगे बायोटेक्नोलॉजी में पढ़ना है। जैसे यहाँ पे देख सकते हो, इंडिविजुअल A इंडिविजुअल B इन दोनों पे शक था, और ये क्राइम सीन से हम लोगों को क्रोमोजोम मिला। तो तुम देख सकते हो ना कि इनका क्रोमोजोम नंबर जो है 7 to 16, इसका भी क्रोमोजोम नंबर 7 to 16 इस तरह से निकाला गया। ठीक है, ये दोनों लोगों पे शक था और ये क्राइम सीन से मिला। तो हम क्या देख पा रहे हैं? हम देख पा रहे हैं कि जो इंडिविजुअल B है, इसमें जो ये टेंडम रिपीट्स हो रहे हैं 7 नंबर पे, वही सेम जो है क्राइम सीन वाले के हो रहे हैं, है ना। या क्रोमोजोम नंबर 2 पे जैसे हैं वैसे ही यहाँ पे हैं, क्रोमोजोम नंबर 16 पे जैसे वैसे ही यहाँ पे हैं। जबकि इस इंडिविजुअल A का ये जो VNTR का जो सीक्वेंस रिपीटिशन हो रहा है, वो इस क्राइम सीन वाले के साथ नहीं मिल रहा। तो इसी के साथ हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के हेल्प से निकाल सकते हैं कि हाँ कौन सा बंदा एक्चुअल में हमारा सस्पेक्ट है। ठीक है, और यहाँ पे जो मैंने अभी बताया था, ये पर्टिकुलर जेनेटिक कोड में ये जो चीज़ हम लोगों को देखनी थी, तो एक फिजिसिस्ट थे, है ना, जॉर्ज गेमो, उन्होंने जो है पर्टिकुलरली ये निकाला। जॉर्ज गेमो फिजिसिस्ट देख लो, तो उन्होंने बोला कि जो कि 4 ही बेसेस हैं, तो हम लोग 4 बेसेस को किस तरह से अरेंज करें कि हमको जो है 20 अमीनो एसिड बन जाए। तो अगर हम सबको एक एक बार रिपीट करेंगे तो 4 ही अमीनो एसिड आएंगे, वो तो पॉसिबल नहीं है। ऐसे अगर 2 के मल्टीपल में अरेंज करेंगे तो कितने आएंगे? 16 आएंगे, और अगर 3 के मल्टीपल में अरेंज करेंगे तो 64 आएंगे। तो उन्होंने बोला चल भाई 64 अमीनो एसिड्स तो नहीं, लेकिन हाँ 20 अमीनो एसिड्स तो ये ले ही आ सकता है। तो वो वाली चीज़ यहाँ पे तुमको बताई गई है जो मैंने बोला था कि मैं बताऊँगी। ठीक है, चलो, तो इसी के साथ हमने इस चैप्टर को कर लिया है कंप्लीट। ठीक है, तो मिलते हैं अगले चैप्टर में, जो कोई भी हो सकता है, मैंने अभी तक डिसाइड नहीं किया।